चलिए, तो सबसे पहले आज का जो सेशन हमारा है उसकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं मेंस आंसर राइटिंग की आप लोगों को बात करूंगा, अब बहुत सारे बच्चों ने अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 80 to 85 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अपना जो सेक्शनल टेस्ट 1 है उसको सबमिट करवाया है। तो यही कारण है, थोड़ा सा डिले भी हुआ कुछ लोगों की इवेल्युएशन में। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो शुरुआत है, यानी कि जो हमारा पिछला भी एक्सपीरियंस है, जब 2-3 साल से हम लोग मेंस की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों ने एक चीज जो है वो नोटिस की है कि स्टार्टिंग में आप लोगों का जो एंथुसियाज्म है वो बहुत ज्यादा रहता है। यानी कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट स्टार्टिंग में जो है वो अपने आंसर्स लिखते हैं। अभी भी जितना नंबर है उसके मुकाबले तो बहुत कम बच्चों ने पेपर लिखा है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में सारे के सारे लोग मोटिवेटेड रहते हैं। वो एक पेपर लिखते हैं, दो लिखते हैं, तीन लिखते हैं, या वो उन पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं, उन टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं जिनमें उनका अच्छा हाथ होता है। यानी कि जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इन दोनों टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन जब इकोनॉमी की बात आती है, ज्योग्राफी की बात आती है, या कुछ मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात आती है, आईआर की बात आती है, गवर्नेंस की बात आती है, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना कम कर देते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो असेसमेंट है वो इस चीज के ऊपर नहीं है कि आपको कितना आता है। क्लियर? आपकी जो असेसमेंट है वो इस चीज के ऊपर है कि जो आपको आता है आप उसको रियल टाइम सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर पाते हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो, लेकिन फाइनल में जब नंबर आपको मिले तो उसमें थोड़े कम रहे। जैसे GS2 में हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं। GS2 मतलब जिसमें आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर वाला सेक्शन रहता है। नॉर्मली GS2 आसान होता है, बच्चे उसमें काफी कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जब हम एचएस मेंस की बात करते हैं तो वहां पे बच्चों के नंबर जो है वो बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। इसका कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है आंसर राइटिंग से और जो कंटेंट आप रीड करते हो, जिस तरीके से आप लिखते हो, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जब तक आप आंसर नहीं लिखोगे, पहली बात, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इतने ज्यादा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि जब हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में हमने 50%, 55%, 60%, 65% के आसपास एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को करना होता है। यानी कि हमारे पास वहां पे गुंजाइश रहती है कि हम 30-35 क्वेश्चन ना करें, तब भी हम लोग मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन का जो नेचर है वो काफी डिफरेंट है। यहाँ पे अभी क्योंकि सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं, यही कारण है 16 क्वेश्चन है। जैसे आपके फुल मॉक शुरू होंगे तो वहां पे जो है वो आपके 28 क्वेश्चन रहेंगे, जो अभी तक पिछले 4 सालों में एचएस मेंस के अंदर हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उन 28 क्वेश्चन को पहली बात कंप्लीट करना, अगर आपको सारे आते भी हैं, उनको कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात यह है कि अगर वहां पे आप 2 या 3 या 4 सवाल छोड़ दोगे, और वो स्पेशली 20 मार्कर या 8 मार्कर्स होंगे, तो फाइनली आपको या फाइनल मेरिट में आप लोगों को थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ सकता है। तो मेंस में जो हमारी कवरेज है, जो हमारी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत सॉलिड होनी चाहिए, कि एटलीस्ट जिन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करें उनमें हम मैक्सिमम मार्क्स जो है वो फेच कर सके। क्लियर? तो कुछ चीजें जो डिस्कशन है उसको बाद में लेने का एक लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि मैं चाहता था कि सबसे पहले मैं आप सबके टेस्ट जो है वो इवेल्युएट कर लूं, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक दूं। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से जो है उनको एड्रेस किया है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आई थिंक 1 या 2 ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अप्रोच किया है और अटेम्प्ट किया है। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट है जो मैं आप सब लोगों के साथ करना चाहूंगा। वो अनाउंसमेंट ये है कि जो मॉडल आंसर्स हैं, जो फाइल पहले टेस्ट के 2 या 3 के दिन के बाद अपलोड की गई थी, उसको आज फिर चेंज किया गया है। उसमें कुछ और चेंजेस, सब्सटेंशियल चेंजेस जो है वो इंड्यूस किए गए हैं। क्लियर? तो आप उस फाइल को, जो नई फाइल है, अपडेटेड फाइल है, उसको डाउनलोड करिएगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा और जो रेंज है क्वेश्चन की, आंसर की, उसको थोड़ा और ब्रॉड किया गया है। क्योंकि हमारा लेयर्स रहती हैं कि क्वेश्चंस बनते हैं, फिर वो एक टीचर के पास जाते हैं, फिर वो दूसरे के पास जाते हैं, तो फिर जब मेरे पास आए तो मैंने जो है उनमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो आप उन जो अपडेटेड क्वेश्चंस है, आंसर्स हैं, उनको भी एक बार फिर से देख सकते हो। आपको थोड़ी और बेटर इंसाइट लगेगी। क्लियर? और उसमें जो फीडबैक है, कि जिस तरह का फीडबैक आप लोगों को दिया गया है आपके टेस्ट के ऊपर, चाहे वो आपका टेक्स्ट फीडबैक है या आपका ऑडियो फीडबैक है, तो आप उस फीडबैक को और ज्यादा रिलेट कर पाओगे जब आप उन आंसर्स को देखोगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें 2 तरीके से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं पूरा आपको थ्योरी नहीं समझाऊंगा, कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा। हाँ, ये जरूर है जहां पे आपने गलतियां की हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस को ज्यादा सॉलिडली अप्लाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करते हैं, चाहे हिस्ट्री की मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत आसान आते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वो हर बच्चा उनको अटेम्प्ट करता है।
लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा दिमाग अप्लाई करने की आवश्यकता होती है, अपने जो एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको प्रॉपरली वहां पे यूटिलाइज करना पड़ता है, ज्यादा कवरेज ऑफ डायमेंशंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है, एक्सपेक्टेड होती है। तो उन वो क्वेश्चंस बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपका जो है वो मेरिट में फाइनली, क्योंकि देखिए यार मेंस सिर्फ कट ऑफ से क्लियर करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है कि इंटरव्यू देना अल्टीमेटली, आई थिंक आपका ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू देना तो नहीं है, आप सबका ऑब्जेक्टिव तो फाइनली एग्जाम क्लियर करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3 4 5 5 6 6 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाता उनका। तो कभी कभी बड़ी छोटी सी गलती, बड़ी छोटी सी खामी जो है वो आपकी अल्टीमेट सिलेक्शन को रोक देती है। यही कारण है आपको हर एक एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन के ऊपर काम करना है। ये सीरियसली सुन लीजिए, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स आई होप आप में से कुछ लोगों ने दिया भी होगा। इस बार जो है वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर था, 130 135 140। कुछ स्टूडेंट्स तो मतलब बेचारे पिछली बार इंटरव्यू दे के आए, इस बार उनका 135 जीएस में आ रहा है, लेकिन सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि सी सेट को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखे हैं जो हिंदी, स्पेशली हिंदी, इंग्लिश तो क्वालिफाई कर लेते हैं, स्पेशली हिंदी को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो फिर चाहे जितने मर्जी नंबर ले लो, कोई फायदा नहीं है। तो आसान भाषा में जो हमारा हर एक पहलू होता है हमारे एग्जाम का, तो जिस तरीके से हर एक पेपर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हर एक पेपर के अंदर जो पूछा हुआ सवाल है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये अलग बात है कि 28 सवाल हैं या सेक्शनल टेस्ट में हमने 16 डाले हैं, तो आप 100% हर एक सवाल के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भी आपको लोकेट करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि कौन से क्वेश्चन के ऊपर आपका जो फोकस है वो ज्यादा रहेगा। एक या दो बच्चों ने बहुत ब्लाइंड गैस मारे हुए हैं, मतलब जो उनका मन किया उन्होंने आंसर लिखे हुए हैं। तो आपने वहां पे, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक स्टूडेंट ने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसके ऊपर उसने 64 वर्ड्स या जो भी आपके 50 या 60 वर्ड्स लिखे, और उसको पता नहीं था ज्यादा, वो बस ऐसे कैलकुलेशन के साथ कि अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट लिखा हुआ है तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लिख दिया, जो पूछा हुआ है उसको एड्रेस नहीं किया। तो आपने तो 60 वर्ड्स वहां पे लिख दिए, उसके साथ साथ आपने 3 4 मिनट भी अपने वेस्ट कर दिए वहां पे। क्लियर? अब आप खुद सोचिए कि वही 3 4 मिनट हो सकता था कि आपके 20 मार्कर क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता था उसको ज्यादा जो है वो इम्पैक्टफुल बनाने में हेल्प करते, लेकिन आपके पास जो उतना ज्यादा समय उस स्पेसिफिक टाइम तक नहीं बचा होगा। तो ये लोकेट करना भी बड़ा जरूरी होता है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो मेरे बेस्ट हैं, यानी कि कौन से क्वेश्चंस में मैं 100% परफॉर्म कर सकता हूं। दूसरा, मैं ये नहीं कहूंगा कि सवाल है तो उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ दो, अनटिल और अनलेस कोई ऐसी चीज है कि ऐसा कोई शब्द है जो आपने कभी सुना ही नहीं है, किसी एक ऐसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो ऑब्वियस बात है वहां पे आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, तो उस क्वेश्चन को तो छोड़ना ही बेटर है। लेकिन इसके अलावा अगर ऐसा सवाल है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया, तो आप लिख जरूर सकते हो, लेकिन वहां पे एनर्जी ज्यादा वेस्ट करने की, यानी कि प्रॉपर वर्ड लिमिट को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। वहां पे 3 4 5 लाइंस लिखिए, नंबर आपको आधा एक डेढ़ जो भी मिलना होगा वो वैसे भी उतना ही मिलेगा अगर आप पूरा जो है वो आंसर लिखोगे भी और उसका कंटेक्स्ट आपने एड्रेस नहीं किया होगा। तो ध्यान रखिए, जो एग्जामिनेशन है वो नॉलेज की कहानी नहीं है। अगर नॉलेज की कहानी होती तो जो 6 7 8 साल से तैयारी कर रहे हैं वो शायद इस पेपर को क्लियर करते, जो 1 या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नहीं करते। लेकिन ये नॉलेज की स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, ये सारी है प्रॉपर स्ट्रैटेजी की, क्लियर कैलकुलेशंस की, और जब प्रेशर सिचुएशंस आती है उसमें अपने नर्व्स जो है उनको कंट्रोल करने की। क्योंकि प्री में भी काफी लोग पैनिक किए, सी सेट में पैनिक किए, मेंस में भी पैनिक करते हैं, कभी कभी अनयूजुअल क्वेश्चंस मिलते हैं और उनका आंसर्स नहीं आ रहा होता है और खुद पे प्रेशर डाला होता है कि 28 के 28 करने हैं। तो वहां पे जो नर्व्स हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिनको आप लोगों ने कंट्रोल करना है। और उसके साथ साथ आप एक चीज ध्यान रखिए, आप घर पे बैठ के क्योंकि आंसर्स लिख रहे हो, शायद आप लोगों को आइडिया होगा, हमारे पास एक ऑप्शन मेंस के लिए, सिर्फ प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप चंडीगढ़ के कभी आए हो या चंडीगढ़ रहते हो या चंडीगढ़ के आसपास हो, संडे को आ सकते हो, क्लियर, तो आप यहाँ पे आके, हमने जो है वो सेटिंग की हुई है ताकि कोई बच्चा अगर लिखना चाहे कि मेरे को नहीं, मेरे को एक एनवायरनमेंट में लिखना है, तो आप संडे को यहाँ पे आके भी लिख सकते हो, बशर्ते आपने पहले इंटीमेट करना है जो हमारा ऑफिशियल नंबर है कि आप कल जो है वो टेस्ट लिखने आ रहे हो, ताकि उस तरीके के अरेंजमेंट जो है वो हमारे द्वारा करवाए जाए। तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, आप हम लोगों से भी मिल सकते हो, क्लियर। ये बस बोलने के लिए ऑनलाइन है, ठीक है, बाकी एक्सेस सबकी है। नो डाउट कभी कभी कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जैसे इस बार थोड़ा सा टेस्ट चेकिंग में जो है वो 1 या 2 दिन का डिले हुआ, कि जो हमने 4 दिन कहा था वो कुछ बच्चों का 5 या 6 दिन हुआ, क्लियर। उसके पीछे कुछ रीजंस थे कि हम नहीं चाहते थे कि पेपर जो है वो ऐसे इवेल्युएट हो कि जिसमें आपको आइडिया नहीं लगे कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है। तो यही कारण है कि हर एक पेपर के ऊपर जो वो समय ज्यादा लगता है और नंबर ऑफ टेस्ट भी ज्यादा थे, इसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ। नेक्स्ट टाइम जो है हम ज्यादा रिसोर्सेज को, ज्यादा टीचर्स को एलोकेट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से आई थिंक ये चीज भी नहीं होगी। लेकिन आप चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब पेपर की वैल्यूएशन होती है उसमें ये मायने नहीं रखता, अगर आपने सिर्फ अपना पेपर देखा, जब आपकी इवेल्युएटर शीट आई और आपने पेपर देखा और ऑडियो फीडबैक सुना और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, तो इस पेपर को देने का कोई फायदा नहीं है।
जब आपके पास मॉडल आंसर्स पहुंच चुके हैं, आज हम डिस्कशन भी कर लेंगे, क्लियर, तो एक थॉट प्रोसेस मेरा भी आप लोगों को पता चल जाएगा, जिस तरीके से आपने सोचा है वो भी पता चल जाएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने कुछ आंसर्स मॉडल आंसर से भी बेटर लिखे, क्लियर, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज रहती है। तभी हम लोग कभी भी पुश नहीं करते कि अच्छा ऐसे ही सोचो ऐसे ही लिखो, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो दायरा है, हाँ ये जरूर है कि जब आप कोई आपका जो थॉट प्रोसेस होगा वो हम लोग देखेंगे तो हम उसको एक्नॉलेज जरूर करेंगे कि आपने बहुत परफेक्ट आंसर लिखा है। तो कुछ बच्चों को मैंने स्पेशल कुछ क्वेश्चंस में ये रिमार्क्स भी लिखे हुए हैं कि आपने जो है वो इस आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, स्पेशली वो क्वेश्चन जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो हर एक स्टूडेंट जो वो डिफरेंट हो सकता है, हिस्ट्री उसका खासियत हो सकता है किसी का पॉलिटी अच्छा हो, किसी का ज्योग्राफी अच्छा हो, लेकिन अल्टीमेटली हमने हर एक सब्जेक्ट के साथ जो वो जस्टिस करना है, तभी हम तीनों के तीनों जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट है उनमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अल्टीमेटली जो है वो फाइनल एग्जाम में हमारे लिए सहायक रहेगा, यानी कि इंटरव्यू कॉल के लिए, क्लियर। तो हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैं डिस्कस कर रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं वापस आ रहा हूं, जो मैं कह रहा था, देखिए यार, सेशन में डिस्कशन नो डाउट इंपॉर्टेंट जरूर है, आपके भी कुछ सवाल होंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत रेलिवेंट है, उनको भी हम लोग पिक करेंगे एंड में, सेशन के एंड में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जानना है कि टेस्ट सीरीज होती क्यों है, क्लियर। इसलिए मैं ये स्टार्टिंग की पूरी भूमिका जो है वो आप सब लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि सबसे रेलिवेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो वो यही रहता है कि रेलिवेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, क्लियर। तो इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे मान लो आपके पास इवेल्युएटेड शीट आई, क्लियर, जैसे ही आपके पास इवेल्युएटेड शीट आई तो आपके पास ऑडियो फीडबैक आया, अब मॉडल आंसर्स आ गए, डिस्कशन आ गई, उसके बाद अपनी शीट को फिर से देखो और हर एक क्वेश्चन को सेल्फ एनालाइज करो कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपने सोचा कैसा था उस स्पेसिफिक टाइम पे और कैसे सोचना चाहिए था। ये चीज आपको आने वाले टेस्ट में हेल्प करेगी और यही चीज अल्टीमेटली जो वो फाइनल टेस्ट में जब आप बैठोगे तब आपको हेल्प करेगी, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब आप टेस्ट 1 लिख रहे हो, टेस्ट 2 लिखोगे, टेस्ट 3 लिखोगे, तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा हर एक क्वेश्चन के ऊपर सोचने के लिए कि कैसे सोचना है। लेकिन जब बार बार आप सोचोगे, बार बार आप थॉट प्रोसेस अप्लाई करोगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे, पॉलिटी पे करोगे, ज्योग्राफी पे करोगे, इकोनॉमी पे करोगे, तो आपका जो दिमाग है वो एक तरीके से एक सब्जेक्ट को सोचना शुरू कर देगा। तो इवेंचुअली जब आप 200 300 400 क्वेश्चन लिखने के बाद मेंस में बैठोगे तो आपका माइंड खुद क्लिक करेगा कि अच्छा सवाल है हिस्ट्री का, इसको ऐसे अप्रोच करना है, पॉलिटी को ऐसे करना है, ज्योग्राफी को ऐसे करना है। तो ये जो प्रैक्टिस है, मे बी देयर आर चांसेस कि स्पेसिफिक टाइम पे आप टेस्ट को प्रॉपरली जो है वो शायद टाइमली नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो थॉट प्रोसेस है उसको बिल्ड करना है और सेकेंडली जो टाइम है उसको भी फॉलो करना है, यानी कि 16 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे दिए गए तो आपने 2 घंटे ही लगाने हैं। इन पेपर्स को ऐसे लिखना है कि आप फाइनल एग्जाम में बैठ के ही लिखे हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस है ना ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि अल्टीमेट जो फाइनल डे होगा उस दिन आप कैसा परफॉर्म करोगे। जैसे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के अच्छा एक क्वेश्चन लिखा, सो गए, लेट गए, क्लियर, या घूमने चले गए, या किसी से बात कर ली, फोन उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बुक खोल लिया, क्लियर, कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि आपका जो माइंड है वो कभी भी 2 या 3 घंटे के लिए या कंसिस्टेंटली फोकस नहीं कर पाएगा, और अगर आप 3 घंटे कंसिस्टेंटली फोकस नहीं करोगे तो फिर कैसे जो पेपर 28 क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करोगे। तो ये जो पूरी टेस्ट सीरीज होती है बेसिकली आपके टेम्परामेंट को भी बिल्ड करती है, आपके अंडरस्टैंडिंग को भी बिल्ड करती है, आपका जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है उसको भी इवॉल्व करती है, ये ध्यान रखना, इवॉल्व करती है, क्योंकि ध्यान रखो आंसर राइटिंग कभी भी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं आती, ये ग्रेजुअली इंप्रूव करती है। मे बी आप एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दो, मे बी आप 2-3 साल प्रिपरेशन करो, मे बी आपकी सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 3-4 साल के बाद किसी आप एक सवाल को देखो और उसको और अच्छे तरीके से जो है वो एड्रेस कर पाओ जो शायद आप नहीं आज नहीं कर सकते हो। तो ये सारी इवोल्यूशन है, जब हम एक ही स्पेसिफिक चीज के ऊपर बार बार सोचते हैं, बार बार काम करते हैं, तो ग्रोथ बड़ी ग्रेजुअल होती है, यानी कि हमें दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता, लेकिन जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, यानी कि जो आज का आपका पहला टेस्ट है और जब अगस्त या सितंबर अगले साल जाके आपका जो लास्ट टेस्ट होगा, अगर आप कंसिस्टेंटली लिखोगे अपने आंसर्स तो खुद ब खुद आप उनको कंपेयर करोगे, क्योंकि ये चीजें ना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि अच्छा इसने पहला टेस्ट ऐसे लिखा था और लास्ट टेस्ट ऐसे लिखा है। आप भी अपने पुराने टेस्ट को उठा के ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपने पहला कैसे लिखा था और लास्ट कैसे लिखा था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लोग पिछले 1-1.5-2 साल से देखते हैं कि अच्छा पहली बार उन्होंने ऐसा लिखा, दूसरी बार लिखा, फिर जैसे जैसे उनको फीडबैक आई उस फीडबैक को उन्होंने अपनी आंसर राइटिंग के अंदर डालना शुरू कर दिया, और अब आज ऐसा टाइम आ चुका है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस बार मेंस लिख रहे हैं, क्लियर, आज ऐसा टाइम, इस स्पेसिफिक टाइम पे ऐसा जो है वो सिचुएशन आ चुकी है कि उनके आंसर्स में गलतियां निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि यार इनमें क्या फीडबैक थे। तो दैट इज द परफेक्शन, क्लियर। तो खुद सोचो कि आप उन लोगों के साथ कंपीट करोगे तो अल्टीमेटली आपको भी परफेक्शन की तरफ जो है वो थ्राइव करना है, मूव करना है, तभी अल्टीमेट गोल जो है वो आपका अचीव हो पाएगा, क्लियर। नहीं तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उनके, अगर मैं आपको आपके साथ आंसर शीट्स भी शेयर करूंगा तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि यार ये तो हर आंसर परफेक्ट है,
क्लियर। और उनमें से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि घर पे कंफर्ट जोन में लिख रहे हैं। तो ये बड़ी कहानी है कि आपको अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ पे, लेकिन वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगी। 2 घंटे में जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने करिए। प्रॉपरली एक सिस्टम बनाइए कि घर के अंदर लिख रहे हो, कागज पेंसिल जो भी है उसको उठाइए, कुंडी लगाइए दरवाजे पे, क्लियर, नो डिस्टरबेंस किसी तरह का। लाइब्रेरी में लिख रहे हो तो चलो आपको खुद सेल्फ वो करना पड़ेगा, लेकिन घर पे हो, घर पे आई नो काफी चैलेंजेस रहते हैं कि अच्छा खाना बन गया है तो घर वाले लगे होते हैं कि पढ़ते हैं क्या, बाद में पढ़ लेना, चलो लंच कर लो या डिनर कर लो या ब्रेकफास्ट कर लो, क्लियर। तो आपको जो भी पेपर करोगे, प्री का करोगे, मेंस का करोगे, आपको उन पेपर्स को जो वो बिल्कुल फोकस के साथ 100% फोकस के साथ करना है, ऐसे कि आप फाइनल एग्जाम में बैठे, तभी आप उस प्रेशर को झेल पाओगे। क्योंकि हम कोशिश करते हैं थोड़े अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालने की, और वहीं से ही आपका फीडबैक जाता है कि वहीं से हम आइडिया लगाते हैं कि अच्छा किसकी प्रिपरेशन का लेवल कहाँ है। आसान क्वेश्चन कभी भी, या मार्क्स जो आपके आ रहे हैं, या इजी क्वेश्चंस में मार्क्स आ रहे हैं, वो कभी भी असेसमेंट का हमारे लिए क्राइटेरिया नहीं है। हमारे लिए है कि जहां पे थॉट प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मुश्किल जो है वो कभी, जो आंसर जो क्वेश्चन की क्रिएशन है वही उसको मुश्किल या आसान बनाती है, क्लियर, वही उसको मुश्किल या आसान बनाती है। और आप कैसे उसको टैकल करते हैं ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके की है। तो कुछ क्वेश्चंस पे ही आपकी वैल्यूएशन होती है, मतलब जो सीधे क्वेश्चन है, 40 नंबर आ गए, 45 आ गए हैं, तो खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 40 या 45 अगर आसान क्वेश्चंस के बजाय मुश्किल क्वेश्चंस में आए हैं तो आप खुश हो सकते हो, लेकिन अगर अभी वो आपको पता नहीं चलेगा, वो हमें आइडिया है कि किस बच्चे का कहाँ कहाँ काम करने की जो आवश्यकता है। वैसे फीडबैक में भी मैंने चीजों को मेंशन किया हुआ। तो हर एक स्टूडेंट को अपनी कमियों को अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, और ये सोचना है कि दिस इज द फाइनल एग्जाम। ये ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज चल रही है। जिस दिन आपने इसको सोचा कि यार टेस्ट सीरीज चल रही है और मजे से लिख सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, उस दिन आप अपने आप को, जो टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव है उसको आप डिफीट करना शुरू कर दोगे, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, क्लियर। आई नो बहुत प्रॉब्लम है, जॉब है आप में से कुछ लोगों की, कॉलेजेस हैं कुछ लोगों के, पेपर्स आ गए हैं कुछ लोगों के, क्लियर, कुछ लोगों ने अभी प्रिपरेशन करनी शुरू की है, कुछ लोग जो प्री का सेटबैक्स था उससे नहीं उभर पाए हैं। बट ध्यान रखिए, दिस इज द लाइफ, क्लियर। इसी तरह से जो है वो फेलियर का आपको सामना करना पड़ेगा और उसके सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, रेदर देन आप जो है वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको एक्सक्यूज बना लो। आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। यही एक टेम्परामेंट, यही एक एटीट्यूड जो है वो एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्ट किया जाता है, क्लियर। तो आपको भी अपना जो टेम्परामेंट है वो उसी तरीके से बिल्ड करना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, स्क्रूटनी से डरना नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, मान लो मैंने ही कुछ कह दिया कि क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, तो वहां पे घबराना नहीं है। किसी भी तरह के फीडबैक को, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको आपने एटलीस्ट पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि फ्यूचर में जिस तरह का काम आपका होने वाला है वहां पे आपको इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्लियर। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोगों को समझ आ रही होंगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, रेदर देन क्वेश्चन डिस्कशन है, मॉडल आंसर्स आप सब लोगों के पास पड़े हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है, लेकिन फिर भी जो पूरा फोकस है वो ध्यान रखना, वो आपका नहीं हिलना चाहिए। आप किसी भी टेस्ट को सीरियसली या जो सॉरी किसी भी टेस्ट को नॉन सीरियसली नहीं लोगे, या किसी भी टेस्ट को ऐसे नहीं लोगे कि यार ये तो मेरे को आता है, या किसी भी टेस्ट को ऐसे नहीं लोगे कि यार ये मेरे को नहीं आता है तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, क्लियर। तो आपने इन छोटी छोटी चीजें जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान रखिए, जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, जो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आता है, उसका टेस्ट तो आपने लिखना ही लिखना है, क्योंकि जब लिखोगे और टीचर से गालियां पड़ेगी ना, फिर तुम्हें आएगा कि नहीं नहीं यार अब पढ़ने की जो है वो जरूरत है, क्लियर। जो आपका वीकेस्ट पॉइंट है उसको एक्सपोज करो, क्योंकि अगर एक्सपोज करोगे तो खुद को भी रियलाइजेशन होगी और दूसरा भी आपकी हेल्प कर पाएगा। अपना स्ट्रॉन्गेस्ट साइड जो है वो एटलीस्ट हम लोगों को मत दिखाओ, दूसरों को दिखा लो, क्लियर, हम लोगों को मत दिखाओ। क्योंकि अगर आप अपना कमजोर हिस्सा दिखाओगे, कमजोर जो स्किल सेट है उसको दिखाओगे, तो हम सजेशंस दोगे कि कुछ लोगों की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, क्लियर। आंसर राइटिंग, ध्यान रखिए, आंसर राइटिंग का एक ही क्राइटेरिया होता है, कोई मोती नहीं पिरोने अपनी हैंड राइटिंग में कि धीरे धीरे लिखा और बहुत सुंदर सुंदर लिख रहे हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगे तो उन मोतियों का कोई फायदा नहीं, क्लियर। ना फिर ऐसा लिखना है कि पता ही नहीं लग रहा है कि टी लिखा हुआ है कि पी लिखा हुआ है कि एस लिखा हुआ है, क्लियर, तो ऐसा भी नहीं करना है। हैंड राइटिंग का एक सिंपल सा क्राइटेरिया होता है, दैट इट शुड बी लेजिबल, क्लियर, कि बस पढ़ी जाए, चाहे कैसे मर्जी लिखो। कुछ लोग बड़ा शब्द लिखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल छोटा लिखते हैं, क्लियर। तो एक अपने शब्दों का साइज आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपके साथ जो आंसर शीट शेयर की जाती है वो इसलिए की गई है ताकि आप, क्योंकि मोरल है, जैसी फाइनल एग्जाम में आपको शीट मिलेगी ऑलमोस्ट इसी तरह की होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर रहता है, ऑलमोस्ट इसी तरह की शीट आपको देखने को मिलती है। हिमाचल में कॉन्स्टेंट जरूर है कि प्रिंटिंग का आपको थोड़ा सा चैलेंज रहता है, थोड़ा सा इश्यू रहता है, स्पेशली संडे को।
तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्राइडे सॉरी सैटरडे को, कल जो है वो एटलीस्ट आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर दे दे दोपहर जैसे कुछ 12-1 बजे के आसपास, क्लियर, ताकि आप उसको सैटरडे को प्रिंट कर सके। नहीं तो अगर मान लो सैटरडे को नहीं आया और संडे को टेस्ट आया, तो आप मंडे को प्रिंट करके टेस्ट जो वो भेज सकते हैं। स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में जो वो टेस्ट लिखने की कोशिश किया करिए। मैं तो आपको यही कहूंगा कि संडे को टेस्ट है तो टाइम फिक्स कर लो कि यार संडे को 10 बजे टेस्ट आएगा, 10 से 12 का टेस्ट है, तो मैंने संडे को 10 से 12 करना ही करना है, चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए। क्लियर? थोड़ा सा डिसिप्लिन और फोकस जो वो लेके आओ, क्योंकि जो टेस्ट ना पहले आते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है, कि जो टेस्ट पहले आएंगे वो पहले इवेल्युएट होंगे, ऑब्वियस ही बात है। और वो तो छोड़ो, इवेल्युएशन तो ठीक है, वो तो चलो हो ही जाएगी, सभी की हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने एक प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर फोकस के साथ, कि प्री का पेपर है तो 10 बजे करना ही करना है। मेंस में तो चलो आपने लिखना है, प्री में तो चलो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी अपने पेज पे अपने आप को वो लिख सकते हो कि अच्छा पहले का ये, बी दूसरे का ये, तीसरे का ये, अगर प्रिंटर का थोड़ा सा इशू आप लोगों को सामना, या प्रिंटिंग का थोड़ा सा इशू जो है वो आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, क्लियर, इनको जो है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आंसर राइटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके मैं अप्रोच के ऊपर डिस्कस करूंगा, उनके मैं मॉडल आंसर्स को डिस्कस नहीं करूंगा, उनका कंसेप्ट में डिस्कस नहीं करूंगा कि यार इसमें आपने कि मैं क्विट इंडिया मूवमेंट की कहानी बतानी शुरू कर दूं, क्योंकि वो कहानी आप सब लोगों को पता है। तो चलिए सबसे पहले जो है वो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सब लोगों के साथ, क्लियर। अब मैं आप सब लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, फिर मैं आपके क्वेश्चंस पकड़ूंगा जहां पे आपको किसी स्पेसिफिक जो आंसर है या किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा कि सर इसको हम क्या ऐसे कर सकते हैं, क्लियर। तो हो सकता है कि यस, कि उसको वैसे किया जा सकता हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ओपन होते हैं। ओपन का मेरा मतलब होता है कि उनको आप कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्लियर। जैसे पहला क्वेश्चन है वो ओपन क्वेश्चन है, आप एक स्टेटमेंट दी गई, आप उससे एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो। मैंने उससे एग्री किया है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हो। अगर आप उससे डिसएग्री करोगे तो आपके जो आर्गूमेंट्स है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत सॉलिड होने चाहिए, क्लियर। तो कहानी समझ आ रही स्टोरी। तो हमारे जो मॉडल आंसर है वो हमारे अकॉर्डिंगली मॉडल आंसर है। तभी प्रैक्टिकली हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि मॉडल आंसर नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। बस ये थोड़ा सा जैसा देश वैसा भेष, वैसा हम लोगों को बनना पड़ता है, बट जो सही चीज है वो सही चीज है। आंसर के इनपुट्स होते हैं, तो आप इनको रेदर देन कंसीडरिंग मॉडल आंसर्स, आप आंसर इनपुट कंसीडर किया करो कि इनमें रेंज कैसे या किस तरीके से जब इन आंसर्स को अप्रोच किया गया, तो आप भी उसको अपनी थॉट प्रोसेस में इम्बाइब करने की कोशिश किया करो। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, फिर 2-3 विशाल बोल रहे हैं आई हैवंट। कोई बात नहीं, जिसने, देखिए सुनिए, अगर आप में से किसी ने पेपर को अटेम्प्ट नहीं भी किया है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। वैसे भी ये सेशन जो है वो हर एक बच्चे के पोर्टल पे जाएगा, मतलब अगर जैसे आज क्योंकि वीकडे है और हमारे साथ मैक्सिमम लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो वर्किंग भी जुड़े हुए हैं, तो उन वो शायद इस सेशन को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, क्लियर। फिर भी आई थिंक 40-45 के 40 के आसपास जो है वो लोग जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों का स्पेशल मैसेजेस भी आए हुए हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, तो ये सेशन आपके पोर्टल पे भी इवेंचुअली जाएगा, ताकि जो बच्चे बाद में भी अटेम्प्ट करें उनको भी आइडिया लगे कि इस क्वेश्चन को या इस स्पेसिफिक टेस्ट को किस तरीके से उन्होंने अप्रोच करना था, किस तरीके से उन्होंने अटेम्प्ट करना था। तो आपने लिखा है नहीं लिखा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ये है। अगेन ध्यान रखिए, इसमें इंटेलिजेंस ज्यादा मायने नहीं रखती है, इसमें इसमें कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर का जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है, क्लियर। खुद सोचो कि अभी प्री दोगे, फिर मेंस दोगे, फिर आगे जाके जो है वो इंटरव्यू दोगे, तो साल तो वैसे ही पेपर की प्रोसेस ही है, फिर उसके पहले प्रिपेयर भी करोगे, और गलती से नहीं हुआ तो 1 साल और एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो स्टोरी है वो आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। तो ये पहला हिस्सा था मेरे अकॉर्डिंगली, इसीलिए मैं आया था इस हिस्से को डिस्कस करने के लिए। लेकिन अगेन आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा जो है वो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैं जहां जहां कुछ सीधे सवाल है उनके ऊपर तो नहीं आऊंगा, लेकिन अगेन उनके अप्रोच में थोड़ी सी आप लोगों को बता दूंगा। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के ऊपर आप फोकस करिए, क्योंकि कंटेंट जैसे जैसे पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, कंटेंट जो है वो आपका अपने आप इंप्रूव होगा, आप और अच्छा लिखोगे, अपने ऊपर ये विश्वास करिए, क्लियर। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को नहीं समझा तो कंटेंट कितना मर्जी अच्छा हो जाए, आप अच्छा लिख नहीं पाओगे और नंबर कभी भी नहीं आएंगे। तो यही कारण है, सबसे पहली चीज होती है कि थोड़ा सा ठहरिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, कहीं साइड में जो रफ पेजेस होते हैं वहां पे लिखिए, फिर अपने आंसर में उनको उतारिए, क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप लोग ध्यान रखोगे। और उसके साथ साथ अब टाइम आ गया, अब टाइम आ चुका है। आप में 2 तरह के लोग हैं, एक वो है जो हमारे साथ कोर्सेज में जुड़े हुए हैं ना काफी टाइम से, जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स थे। दूसरे तरह के लोग वो हैं जो सिर्फ टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्लियर। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव वाले थे उनको हम बार बार कहते थे जब उनकी आंसर राइटिंग क्लास में करवाई जाती थी कि आप लिखिए, आप शब्दों का टेंशन मत लीजिए।
तो अब टाइम आ चुका है शब्दों की टेंशन लेने का, यानी कि जो वर्ड लिमिट है अब आप उसको किसी भी सूरत में एक्सीड नहीं करोगे। मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप जो आंसर शीट है उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, उस पर लिखिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, वो ज्यादा ही ज्योग्राफिकल कॉन्स्टेंट्स है, क्योंकि हमें पता है हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है वो कुछ जगहों पे, और स्पेशली अब सर्दियों में जो है ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लियर। तो नहीं हो पा रहा है तो आप नॉर्मल A4 शीट के ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन लेकिन आप जो है वो उन स्पेस को, उन शब्दों को कभी भी एक्सीड नहीं करोगे। ये जो इज, एम, आर, ए, द, ये सारे के सारे जो वो वर्ड काउंट में इनको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उन्हीं को जो है वो आपने काउंट करना होता है, ठीक है, क्लियर। तो वर्ड लिमिट जो है वो आप कोशिश करिए उसको ज्यादा एक्सीड मत करिए। बहुत बड़ा साइज मैंने स्पेसिफाई भी किया है कि कुछ लोगों का जो हैंडराइटिंग, जो शब्द लिखते हैं वो बहुत बड़े लिखते हैं, तो अगर बड़ा शब्द लिखोगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स कम आएंगे आपके उस स्पेस के अंदर। कुछ लोग बहुत छोटा लिखते हैं कि मेरे को जूम कर करके पढ़ना पड़ रहा था, मतलब मेरे को पढ़ने में बड़ी मुश्किल आ रही थी, तो और शब्द एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। तो ऐसा भी नहीं करना है कि ज्यादा लिखने के लिए उस कम स्पेस में एक दूसरे के ऊपर शब्द चढ़ा देने जो अच्छा ना लगे, जो प्रेजेंटेबल ना लगे, क्लियर। तो हर चीज को हमने ध्यान देना है। आंसर राइटिंग में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली कंटेंट, क्योंकि बिना कंटेंट के कुछ नहीं लिख पाओगे। दूसरा कंटेक्स्ट, यानी कि जो पूछा गया है उसको एड्रेस करना है। और तीसरा होता है जो आंसर की सुंदरता है, जो प्रेजेंटेशन है, जो वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन कैसे आती है कि अगर मैं हिस्ट्री के सवाल कर रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा हिस्टोरिकल जो एग्जांपल्स हैं, जो इवेंट्स हैं, जो पर्सनैलिटीज हैं, उनको साइट करूं, उनको कोट करूं, क्लियर, हर चीज को रिलेट करने की कोशिश करूं। पॉलिटी में आंसर वैल्यू एडिशन क्या होते हैं कि मैं आर्टिकल्स डाल लूं, अमेंडमेंट्स डाल लूं, केसेस डाल लूं, करंट अफेयर्स डाल लूं। तो ये तीसरे लेवल पे आता है। तो आंसर जो है वो आपके इन तीन इंपॉर्टेंट चीजों से बनता है। बाकी तो डिफाइन तो जैसे मर्जी कर लो आप लोग, लेकिन अगेन हमारा सिंपल सा है कि आसान भाषा में जो समझ आ सके चीज, उसी चीज को, उस चीज को इंप्लीमेंट करना भी आसान रहता है। और कोई बड़ा ज्यादा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बड़ी टिपिकल चीज है, सिंपल सी चीजें हैं। दो तीन बार सुनोगे तो कहीं ना कहीं इनको आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है, आप लोगों ने क्या गलती की है। यही कारण था, ये डेलिबरेटली इस जो डिस्कशन है इसको, डेलिबरेटली इस डिस्कशन को जो है वो डिले किया गया है, ठीक है। आई होप स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, मैसेज में कर दीजिए। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है शिवानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गौरव। ओके शीतल, स्वाति, थैंक यू। चलिए चलिए चलिए, थैंक यू ज्योति, सुरेश। चलिए अब देखते हैं। अब चलिए, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को दो तीन तरीके से मैं आप लोगों को, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि एक ग्रुप का फायदा क्या रहता है। और मैं ना आपको सजेशन भी दूंगा कि अगेन जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं, मतलब टेस्ट सीरीज वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ टेस्ट सीरीज में है, जिनका एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना, आई थिंक 32-35 के आसपास लोग हो आप। तो आप भी एक दूसरे के साथ वहां पे एटलीस्ट कुछ, जैसे करंट इशू है कोई, क्लियर, तो उसको आप शेयर करा करो। उस ग्रुप का मतलब ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। और जो बाकी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस वाले बच्चे हैं उनके तो अपने अपने टेलीग्राम चैनल बने हुए, तो वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि बाकी लोगों को मोटिवेशन तो चलो एक्सटर्नल नहीं होगी, वो तो आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन एक्सटर्नल हो सकती है। लॉन्ग टर्म तक मोटिवेशन के लिए आपको जो है वो अंदर से अंतरात्मा जो है वो आपकी खुश होनी चाहिए या संतुष्ट होनी चाहिए, क्लियर। लेकिन अगेन एक दूसरे की हेल्प करना कभी मत चूकिए, क्योंकि जो पीयर टू पीयर इंटरेक्शन का मतलब थॉट प्रोसेस में जब आपकी वेरिएशन है, अलग अलग तरह से आप लोग सोचते हो, तो एक दूसरे का एक्सपीरियंस, एक दूसरे की सोच जो है वो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होती है, काफी हेल्पफुल होती है। डन। तो क्योंकि अगेन वही वाली बात है, क्वेश्चन भी तो यही है ना, क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर आपसे कमेंट पूछा है, डिस्कस पूछा है, तो हर एक का अपना ओपिनियन होगा, हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, हर एक के पास अपना कंटेंट होगा। तो वो दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और हो सकता है आप गलत सोच रहे हो, दूसरा सही सोच रहा है, या उल्टा भी हो सकता है। तो आप सब लोग एक दूसरे से गेन कर सकते हो। तो कोशिश करिए थोड़ा सा, हिमाचली जो है ना, थोड़े से इंट्रोवर्ट ज्यादा रहते हैं कि एक दूसरे से इंटरेक्ट कम करते हैं, लेकिन कोशिश करिए खुलिए, क्योंकि अगेन आपका जो काम है वो वही है, आपको इंटरेक्शन करनी ही पड़ेगी, लोगों को संभालना पड़ेगा। कैसे मैनेज करोगे अगर इंट्रोवर्ट हो, मुश्किल हो जाती है बात में, ठीक है। तो जो अगेन मैं वही कहूंगा, फ्री फ्लो पानी की तरह बहिए। देन कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी, किसी तरह का जो पाबंदी है वो मे भी आपकी ग्रोथ को जो है वो शायद नेगेट कर सकती है। तो चलिए वापस आइए, देखिए जो पहला सवाल था, अब मैं बताता हूं कि कैसे आप लोगों ने सोचा हुआ है। अब में से कुछ लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, बट वो हार्डली 85 के आसपास पेपर्स में हार्डली 2 या 3 बच्चे ही ऐसे थे, मुश्किल से हैं, आई थिंक दो दो थे मेरे ख्याल में।
जिन्होंने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द क्विट इंडिया मूवमेंट मोर देन एनीथिंग यूनाइटेड द इंडियन पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। क्लियर? तो यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है कि क्या करना है, कमेंट करो, कुछ भी करो। तो ये स्टेटमेंट है, आपने इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को ओपन करना है। ओपन का मेरा मतलब क्या है कि आपने इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट के साथ एग्री करना है कि ये चीज जो है ये मेंशन की गई है कि स्पेसिफिक मूवमेंट ने जो लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है वो क्या कर दिया था, यूनाइट कर दिया था। तो अगर अब यहां पे मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है, मैक्सिमम लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट की कहानी डाल दी सारी कि अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई। क्लियर? कुछ लोगों ने गलती भी लिखी है, ईयर गलत मेंशन किया है कि 1940 में शुरू होगी। तो ध्यान रखिए, गलत ईयर नहीं मेंशन करना है। नहीं पता है वैसे हिस्ट्री के आंसर्स में जितना ज्यादा ईयर्स अगर आए तो आंसर की थोड़ी इफेक्टिवनेस जो इंक्रीज होती है, लेकिन गलत आंसर मत लिखना, नहीं तो हिस्ट्री का टीचर जो है वो ऑफेंड हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे बड़ी बात यहां पे है कि आप लोगों ने मैक्सिमम ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लिख दिया कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो क्यों हुई और क्विट इंडिया मूवमेंट क्या थी। क्लियर? लेकिन किसी ने भी ये नहीं लिखा, या अगर आपने लिखा भी तो हार्डली एक लाइन में लिख दिया कि अच्छा हाउ दिस स्पेसिफिक मूवमेंट यूनाइटेड ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? उस स्पेसिफिक टाइम पे अगर हम हिंदुस्तानियों को डिवाइड करेंगे तो कैसे थे, कुछ लोग जो थे वो हमारे प्रिंसली स्टेट्स में थे। क्लियर? कुछ लोग या कुछ हमारे रूलर्स थे, कुछ हमारे जो है वो पीजेंट्स थे, कुछ हमारे जो थे वो वुमेन, कुछ हमारे थे स्टूडेंट्स, कुछ हमारे जो थे वो पॉलिटिकल वर्कर्स थे। पॉलिटिकल वर्कर्स का मेरा मतलब है जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, जैसे कुछ हमारे सिपाहीज हो गए जो कि ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया करते थे। तो ये अलग अलग तरह के जो डायमेंशन में हमारे लोगों को स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे जो कहानी क्या है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, आप सब लोगों को पता है कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को उठा के जेल में डाल दिया गया। तो जब पूरी कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो जेल में थी, तो तभी ऐसा लगा कि जब लीडर ही नहीं है तो ये मूवमेंट चलेगी कैसे। लेकिन उसके बावजूद ये मूवमेंट जो है वो चली। ये मूवमेंट क्यों चली? क्योंकि बाकी जो समाज के वर्ग थे, चाहे वुमेन की बात की जाए, अब जब आप वुमेन की बात करोगे तो यहाँ पे आप अरुणा आसिफ अली इनके रेफरेंस जो वो जरूर दोगे। क्लियर? जब आप लोग पीजेंट्स की बात करोगे तो यहाँ पे आप पीजेंट मूवमेंट्स की रेफरेंस जो वो जरूर दोगे। तो हम लोग देखते हैं कि पीजेंट्स की बात की जाए, वर्कर्स की बात की जाए, अहमदाबाद पुणे जहां जहां हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हुआ करते थे, सब लोग जो है वो यूनाइट हो गए अगेंस्ट दी ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल, जो इससे पहले हमारे काफी सालों तक, इससे पिछले अगर हम ईयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा ही मूवमेंट्स को लीड किया गया है। क्लियर? चाहे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की बात की जाए, नॉन कॉपरेशन की बात की जाए, उससे पहले जो स्वदेशी मूवमेंट चली, तो आप सब लोगों को पता ही है कि जब लीडर्स 1907 सूरत स्प्लिट के बाद जो है वो हमारी मूवमेंट जो है वो काफी टाइम तक डाई डाउन हो गई थी। क्लियर? लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में बिना लीडर्स के भी हमारी मूवमेंट में जो है वो आगे चलती रही। उसका सबसे बड़ा कारण था कि पूरे के पूरे देश के जो अलग अलग वर्ग थे, चाहे पीजेंट्स की बात की जाए, वर्कर्स की बात की जाए, वुमेन की बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, क्लियर? डन? ये सारे के सारे जो हैं वो उन्होंने जो है वो इकट्ठे हो गए और इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ इस मूवमेंट को कैरी किया। नो डाउट ये मूवमेंट भी धीरे धीरे डाई आउट होगी, क्लियर, कमजोर पड़ गई, लेकिन इसने कहीं ना कहीं जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक संकेत जरूर दे दिया कि भारतीय जो है, भारतीयों का कोई भी वर्ग अब उनके पक्ष में नहीं है, एक्सेप्ट रूलर्स। जो राजा थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने कोई बड़ा ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। वैसे भी प्रिंसली स्टेट्स में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला करता था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स में जो प्रजामंडल्स बने हुए थे, उन प्रजामंडल्स ने जो है वो क्रिटिसाइज, या उन प्रजामंडल्स ने जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और अपने रूलर से जो है वो अपने अधिकारों को मांगना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं क्विट इंडिया मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है वो हमें प्रिंसली स्टेट्स में जो प्रजामंडल्स नए नए बने हुए थे 1939, वैसे बन तो 1920s में गए थे, लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से 1939 के बाद, 40 के बाद जो वो काम करना शुरू किया। और आप सब लोग हिमाचल से हो तो आपको पता ही है कि हम, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम, अब हम भी यहाँ पे डिवाइड हो जाओगे कि अपर हिमाचल या लोअर हिमाचल, लेकिन हम सब एक ही हैं। तो हम लोग जो है वो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है वो प्रजामंडल या प्रिंसली स्टेट्स के अंडर ही रहे। तो यही कारण है हमें यहाँ पे प्रजामंडल मूवमेंट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिलती है। क्लियर? इसके साथ सिपाहीज का जो सिपाही है उनका इमीडिएट तो नहीं था, लेकिन अगेन ये भी फ्यूचर में हमें जो है वो कहीं ना कहीं जो हम आईएनए म्यूटिनी देखते हैं, क्लियर, तो कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हुए देखने को मिले। नो डाउट क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ ज्यादा रिलेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बीज था जो क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा बोया गया था वो यहाँ पे भी है। तो क्वेश्चन का जो कंटेक्स्ट था, तो अगर आप इनको 5-6 पॉइंट्स में लिखते ना अलग अलग में, वर्कर, स्टूडेंट्स, क्लियर, तो आपने डायरेक्टली कंटेक्स्ट हिट करना है, क्योंकि 4 नंबर के सवाल में हमारे पास बड़ी ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है। 60 तो शब्द लिखने हमने, और अगर उन 60 वर्ड्स को, अब देखिए आप में से ना लोग, अब आप अटेम्प्ट कैसे करते हो क्वेश्चन को, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पैराग्राफ लिखते हैं।
पैराग्राफ लिखना कोई गलत नहीं है। आंसर राइटिंग जो क्लासिकल आंसर राइटिंग है, क्लियर, क्लासिक स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग है, वो पैराग्राफ राइटिंग में ही है कि एक पैरा लिखो, दो पैरा लिखो, तीन पैरा लिखो। लेकिन आजकल जो मॉडर्न आंसर राइटिंग है, मॉडर्न मतलब जो आजकल है कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना जो आइडिया है उसको कम्युनिकेट करना है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ आंसर जो है ना, उसको थोड़ा सा पॉइंट फॉर्मेट में मैं पर्सनली आपको सजेशन दूंगा, क्लियर, कि आप पॉइंट फॉर्मेट में जो है वो अपने आंसर्स को लिखिए। अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहे हो तो आपके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, यानी कि जो आपके इंपॉर्टेंट हिस्से है कि आप वर्कर्स पार्टिसिपेशन में वुमेन के नाम लिख रहे हो, पीजेंट मूवमेंट में पीजेंट मूवमेंट्स के नाम लिख रहे हो, वर्कर्स के नाम, वर्कर यूनियंस के नाम लिख रहे हो, तो आप उनको जरूर अंडरलाइन करिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि अच्छा हाँ ये काम की चीज है जिसको मैंने रीड करना है। नन, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि पॉइंट्स में लिखिए। अगर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना सकते हो तो वो आपके आंसर्स को और ज्यादा सुंदर कर देगा और ज्यादा बेटर कर देगा। लेकिन ऐसा हेडिंग सब हेडिंग पॉइंट्स तभी बनाइए जब आपके पास जो है वो कंटेंट सब्सटेंशियल है, यानी कि आपके पास जो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो काफी है, तो पॉइंट में डालना आसान होता है। अगर आपके पास एक ही इन्फॉर्मेशन है और अलग अलग पॉइंट में उसी इन्फॉर्मेशन को घुमा घुमा के लिखे जा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अवॉइड रिपीटिशन। कभी भी पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सिमिलर दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। क्लियर, सब में आप लोगों को जो है वो डिफरेंस होना चाहिए। हर एक जो पॉइंट है, मैं ऐसा कहूं, अलग अलग एस्पेक्ट की बात करें। ऐसा नहीं कि पहला दूसरा तीसरा पॉइंट, जैसे मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बताता हूं कि आपने कहां गलतियां की हुई हैं, कि एक ही दायरे में, एक ही डायरेक्शन में अपने अपने थॉट प्रोसेस जो है उसको अप्लाई किया है। वो मैं थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन इस पे समझिए। तो समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है, ऐसा नहीं है पैराग्राफ नहीं लिख सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट पैराग्राफ लिखते हैं, अच्छे नंबर भी आते हैं उनके। लेकिन मैं बता रहा हूं इफेक्टिवनेस ऑफ द आंसर। और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, सुन लो मेरी बात, अब दिल पे तो पता ही होता है ना, अंदर से तो अंतरात्मा तो नहीं झूठ बोलती है खुद से। तो जिसको ऐसा लगता है कि उसकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मतलब लेजिबल नहीं है, या किसी को ऐसा लगता है कि यार वो ग्रामर में गलतियां करता है, तो उसको तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखे। क्लियर, वो मत लिखे पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ के लिए सेंटेंस मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए और लिखने पढ़ने में लेजिबल हो, मतलब अच्छा लगे पढ़ने। तो अगेन यही वाली बात है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे साथ भी एक स्टूडेंट है, तो उसके, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, होपफुली उसकी इस बार सिलेक्शन हो जाए, फिर नाम ले लेंगे। उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती थी, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसको जो है वो पॉइंट फॉर्मेट में हमने शिफ्ट किया, चेंज किया। ग्रामर उसका अच्छा था लेकिन हैंडराइटिंग नहीं पढ़ी जाती थी, तो हम परेशान हो जाते थे कि इसको करें क्या, कैसे करें। तो फिर जब उसने पॉइंट फॉर्मेट में लिखा, तो लास्ट टाइम जब उसने मेंस दिया था इंटरव्यू, तो लास्ट टाइम उसका कॉल नहीं आया था, इस बार भी वो मेंस लिख रहा है। तो लास्ट टाइम उसके GS3 में जो है वो 116 या 115 के आसपास नंबर थे, जो वन ऑफ द हाईएस्ट थे। तो जिनकी हैंडराइटिंग खराब है, ये उनके लिए मैं एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूं कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बस हाँ ये है कि पढ़ा जाए, शब्द आपके पढ़े जाने वाने होने चाहिए, चाहे लिखते देखने में सुंदर ना हो लेकिन पढ़ी जाए। होता है ना कभी कि कई लोग क्या होते हैं, देखने में बड़ी सुंदर होते हैं लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं पाते। वैसे लेजिबल जो है वो सुंदरता का पहला ही एक एग्जाम्पल है। कई लोग लिखते अच्छा है, ग्रामर प्रॉब्लम रहती है, तो अगेन आप अपनी यहाँ पे जो शॉर्टकमिंग्स है उनको आइडेंटिफाई करो, और उसके साथ साथ पता है कि ग्रामर कमजोर है तो उस पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको इंग्लिश का पेपर भी क्लियर करना है। डन। तो यहाँ पे कहानी समझ आ रहा है? तो आपने जो थॉट प्रोसेस आपके हैं वो आपके थोड़े से ब्रॉड होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर लिख, देखो इंट्रोडक्शन लिखनी भी है तो एक लाइन में लिख सकते हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों शुरू हुई है, किसके द्वारा की गई, बिल्कुल बेसिक सा। और उसके बाद जो है वो हाउ इट यूनाइटेड द पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, उस एस्पेक्ट को आप लोगों ने एड्रेस करना था। दैट्स इट, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना था। क्लियर? तो सीधा अपना आंसर जो है वो आपने 4 नंबर में लिखना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, वुमेन पार्टिसिपेशन, पीजेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन। क्लियर? क्योंकि 4 नंबर का था तो काफी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर पता नहीं लग रहा है कि कैसे करना है। तो आप इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को, और भी जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में सिपाहीज के ऊपर से लिंक कर सकते हो, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स है वहां पे प्रजामंडल मूवमेंट के साथ लिंक कर सकते हो। क्लियर? तो इम्पैक्ट जो है उसका इस क्वेश्चन का और ज्यादा भी ब्रॉड हो सकता है। तो आप प्रिपेयर होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन को 4 नंबर, 8 नंबर, इवन 20 नंबर में भी लिखने के लिए, क्योंकि हिमाचल में कभी कभी 4 में ऐसा सवाल आता है जिसमें कंटेंट 20 वाला होता है, और कभी कभी 20 में ऐसा आता है जिसमें कंटेंट 4 वाला नहीं होता। इसलिए तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करनी पड़ेगी। चलिए, second question है, that is socio-religious reformers of 19th-20th century aimed at modernization rather than westernization discuss. Clear? अब देखो यार, यहाँ पे भी बहुत कम स्टूडेंट्स है जिन्होंने इसके साथ जस्टिस किया था। आसान क्वेश्चन है। जब हम लोग सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स की हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर बात करते हैं,
तो वहां पे जब 19th सेंचुरी की बात की जाए, 20th सेंचुरी की बात की जाए, तो कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि अच्छा बाहर के कपड़े जो है उनको डालिए, बाहर का खाना जो है उसको खाइए, लिए बाहर का जो रिलीजन है उसको एम्ब्रेस करिए। हमेशा बात की कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सोसाइटी थी, जो हमारा एग्जिस्टिंग रिलीजन था, उसको रिफॉर्म किया जाए। जो उस रिलीजन के अंदर सामाजिक कुरीतियां थी, चाहे सती प्रथा की बात की जाए, विडो रीमैरिज को नहीं प्रोत्साहित किया जाता था उसकी बात की जाए, इन्फेंटिसाइड की बात की जाए, क्लियर, या जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बात की जाए, मल्टीपल गॉड्स को मानने की बात की जाए, तो सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हुआ करते थे, मल्टीपल गॉड जो वाला एस्पेक्ट है उसको हम सामाजिक कुरीति नहीं बोल सकते, सामाजिक आस्था बोल सकते हैं। लेकिन हमारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं, स्पेशली राजा राममोहन राय की बात करेंगे हम लोग, तो वो मोनोथिज्म की बात करते थे, यानी कि एक धर्म को, एक ही भगवान को मानने की बात करते थे। तो कहानी सिंपल से यही है कि जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग हमारे इंडिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स को एनालाइज करते हैं, तब हम देखते हैं कि यार इन्होंने तो जो, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो रिफॉर्म, इंटरनल रिफॉर्म जो है वो अपने अंदर लेके आए। वो इंस्पायर्ड बाहर से जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को ही इवॉल्व या बेटर करने की बात करते हैं। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि जो वेस्टर्न आइडियाज है, वेस्टर्न थॉट्स हैं, वेस्टर्न रिलीजन है, क्लियर, उनको हम लोग एम्ब्रेस करते हैं। जैसे आजकल की मैं बात करूंगा, ये जो मैंने कपड़े डाले हुए हैं, क्लियर, या कहीं ना कहीं जिस भाषा में हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये वेस्टर्नाइजेशन का इंपैक्ट हमारे ऊपर है, ये कोई मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियाज जो कल्चर है वो नहीं है। लेकिन जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स थी वो हमारे यहाँ पे सामाजिक कुरीतियों को ही चेंज करने की बात करती थी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखिए, अब कहानी क्या रहती है, एक और चीज समझिए आंसर राइटिंग में, कि जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स क्या है कि हमारे यहाँ पे है कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं 1920 सेंचुरी के, दे एम्ड एट मॉडर्नाइजेशन रेदर देन वेस्टर्नाइजेशन, क्लियर। तो आपके आंसर में ये जो कीवर्ड्स हैं, दैट इज मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, ये आपके आंसर में आने चाहिए अगर आप अपने आंसर को ज्यादा इंपैक्टफुल, ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो। वो कैसे आ सकते हैं? वो आ सकते हैं कि जो कंसेप्ट मैंने बताया कि वेस्टर्नाइजेशन एंड जो आपका मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट है, अगर आप उसको आसान भाषा में एक लाइन में लिख दोगे कि मॉडर्नाइजेशन का एम क्या है और कैसे हमारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, दे एम्ड एट द मॉडर्नाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज। पहला पॉइंट, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, या है ना कि वुमेन राइट्स। सेकंड, एंड ऑफ या अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट इन्फेंटिसाइड। बंगाल वाले एरिया में बहुत ज्यादा जो है वो, जब बच्चियां पैदा होती थी, लड़कियां पैदा होती थी, उनको मार दिया जाता था, बहुत प्रेवलेंट प्रथा थी। तो कहानी है, यहां पे आपको ज्योतिबा फूले की रेफरेंस देनी है अगर आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, सती प्रथा की एबॉलिशन की बात करते हैं, या वुमेन राइट्स की बात करते हैं, तो आपको राजा राममोहन रॉय, क्योंकि देखिए यहाँ पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर भी तो लिखा है, तो रिफॉर्मर्स के एग्जांपल्स भी आपके नाम के अंदर आने चाहिए। तो हमेशा एक चीज समझिए कि कंटेक्स्ट के साथ साथ जो कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन है वो भी आपके आंसर के अंदर आने चाहिए। तो बहुत कम स्टूडेंट्स के पास है, बहुत कम बच्चों ने जो है उस तरीके से इस आंसर को अटेम्प्ट किया है। सबने लिख दिया कि हाँ मॉडर्नाइजेशन किया, कि सोशल इवल्स को रिमूव किया। लेकिन अब आप खुद सोचो यहाँ पे कि आपको जो है वो यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ, एग्जांपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब हम सती प्रथा की बात करते हैं तो राजा राममोहन रॉय को लिखना आवश्यक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का लिखना आवश्यक है। जब हम लोग विडो रीमैरिज की बात करते हैं, जब हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, क्लियर, तो हमारा जो है वो ज्योतिबा फूले का रेफरेंस देना जो वो आवश्यक है। इवन ये 1920 सेंचुरी है, तो इसमें तो जो साउथ की मूवमेंट्स है वो भी आ जाएंगे, लेकिन अगेन 4 नंबर का ही सवाल है, तो कितना ज्यादा आप इसमें लिखोगे। तो अगेन जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसमें आपने सोचना है। अब अगले जो सवाल है उनके सोचने की जरूरत ही नहीं, वो तो सीधे सवाल है, उनको तो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना है, कुछ नहीं सोचना है, जो है वो लिख देना। लेकिन यहाँ पे ये वो सवाल है जो आप किताब में नहीं पढ़ोगे, ये वो सवाल है जो आपको थिंकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा यार, ये मतलब क्या है वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का, और ऐसा क्यों बोला गया? तो अगर आपको पता है कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या वो किया करते थे, आई डोंट नो, आपको, आई डोंट थिंक आपको जो है इतनी ज्यादा मुश्किलात का जो है वो, परेशानियों का जो वो सामना करना पड़ेगा। समझ आ रही कहानी? क्लियर? तो दूसरा सवाल में इस तरीके से आप तो यहाँ पे लिया हुआ है, ये और बेटर हो सकता है आंसर। मतलब अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि जैसे देखिए, जो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट है, बीएम मालावरी जो है उनको हम लोग जो है वो क्रेडिट देते हैं, जिन्होंने जो एज है मैरिज की, जो उसको 10 साल से 12 साल बढ़ाया था। बाल गंगाधर तिलक जो उसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। आई थिंक आपने तिलक के में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर हेडिंग सब हेडिंग होती तो ये आंसर और ज्यादा बेटर हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, व्हाई वर पीपल डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल इन द लेट 19th सेंचुरी? ये तो कुछ भी नहीं था, आसान सवाल है। यहां पे देखो आपने गलती क्या की, आप लोगों ने लिखा, देखो यहां पे मेंशन किया गया, तभी बोलते हैं कि क्वेश्चन का कंटेक्स्ट हमेशा पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, लेट 19th सेंचुरी, why people were dissatisfied with British rule in late 19th century। लेट 19th सेंचुरी का मतलब जो वो आप ये ले सकते हो 1870s, 80s, 90s। क्लियर? डन। बहुत सारे बच्चों ने आपने क्या किया है कि आपने बैन ऑन सती प्रथा लिख दिया।
तो बैन ऑन सत्य प्रथा तो 1820s की बात है, वो तो लेट 19th नहीं है, वो तो अर्ली 19th है। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना, ये गलतियां होती है, इनको नहीं करना होता है आपने आपने टू द पॉइंट जो लेट है, चाहे फेमाइन है, क्लियर, चाहे डिस्क्रिमिनेशन विद द इंडियंस है इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, क्लियर, चाहे पॉलिटिकली ये या लेजिस्लेटिवली इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, आर्म्स एक्ट पास कर रहे थे, इल्बर्ट बिल पास कर रहे थे, चाहे लिटन के द्वारा जो वो दिल्ली दरबार को उस टाइम पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था जब लाखों लोग जो है वो सूखे से हमारे देश के अंदर मरे हुए थे। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स, यानी कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स अगर आपके आंसर के अंदर आएंगे तो आप इसको, या आपका जो है वो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस देंगे। कुछ बच्चों ने इसको अच्छा लिखा है, कुछ लोगों ने सिर्फ इकोनॉमिक लिखे हैं, कुछ ने सिर्फ पॉलिटिकल लिखे हैं, यानी कि सिर्फ आर्म्स एक्ट लिख दिया, इल्बर्ट बिल लिख दिया, बस और कुछ नहीं लिखा। क्लियर? कोई इकोनॉमिक डेप्रिवेशन की बात नहीं की, हैवी टैक्सेशन की बात नहीं की। क्लियर? किसी तरह से जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में हिंदुस्तानियों के साथ होने वाली डिस्क्रिमिनेशन थी उसकी बात नहीं की। तो आपको पूरा दायरा जो है वो अपने आंसर के अंदर कवर करना था। लेकिन इस सवाल को मैं इजी क्वेश्चन मानूंगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हर सवाल के ऊपर आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, कुछ क्वेश्चन सीधे हैं। जैसे अगला है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि ब्रिटिश के आने से पहले जो हिंदुस्तान हुआ करता था उसका एक्सपोर्ट में बहुत नाम हुआ करता था। हमारे यहाँ से जो है वो अप्रोक्सीमेटली दुनिया का 23-24% के आसपास जो पूरा एक्सपोर्ट था वो इंडिया से ही जाया करता था। क्लियर? लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो आई थिंक वो 1-2 1.5 या 2% के आसपास ही रह गया था। तो इंडिया में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उनको सबसे ज्यादा धक्का जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से ही लगा। इसके दो सबसे बड़े कारण थे, शायद इसका सबसे बड़ा पहला कारण था जो वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, दूसरा सबसे बड़ा कारण था डेलिबरेटली हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी उनको खत्म किया गया, क्योंकि मशीनों का जो सामान बनेगा, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी, तो मशीनों का बना हुआ सामान जो है ऑटोमेटिकली सी बात है चीप होगा, सस्ता होगा यहाँ के सामान से। क्लियर? और उसके साथ साथ जो हमारा लोकल इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगाया गया। जो हमारे नेटिव रूलर्स थे जिन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी, जिनके लिए वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काम किया करती थी, वो नेटिव रूलर्स निकल गए, पैट्रोनेज ब्रिटिश के द्वारा नहीं दी गई। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये मैक्सिमम लोगों ने इसको जो है वो सही किया है। डन? तो पूरे एस्पेक्ट्स 5-4-5-6 पॉइंट जो अगर आप इसमें लिखोगे तो सही रहेगा। ये तो सही आंसर्स है, ये तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा सवाल जो मेरे को अभी तक किसी भी एक बच्चे का ऐसा नहीं लगा कि उसने ऑलमोस्ट परफेक्शन की तरफ जब अपने आंसर को लिखा है, वो क्वेश्चन ये है, दैट इज थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन दी प्रेजेंट टाइम्स। तो आपने देखो कैसे सोचा है, आप लोगों ने कैसे सोचा है और कैसे हमें इसके ऊपर जो अपना थॉट प्रोसेस जो है उसको अप्लाई करना चाहिए था। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी लिख दिए कि भाई स्वराज है, सत्य है ना, सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस है, ट्रस्टीशिप है, बस दैट्स इट। लेकिन आपको प्रेजेंट टाइम्स के साथ उनकी सिग्निफिकेंस को जो है वो रिलेट करना था, उनकी सिग्निफिकेंस को जो है वो एसोसिएट करना था। अगर मैं महात्मा गांधी की एक थॉट की बात करूंगा, क्लियर, जैसे अगर मैं सत्याग्रह नॉन वायलेंस की बात करूंगा, ट्रुथ प्लस नॉन वायलेंस की अगर मैं बात करूंगा, तो आज इस स्पेसिफिक टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, में बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल जो है वो देखने को मिल सकता है, जो अभी जो फार्म एजिटेशन हुआ जिसको कल ही कॉल्ड ऑफ किया गया। क्लियर? तो फार्म एजिटेशन नो डाउट बीच में जो है वो वायलेंस जरूर हुई है उसमें, जब 26 जनवरी वाला अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो है वो जो वायलेंस हुई भी, तो उसको जो लीडर्स थे फार्म जो बिल्स के अगेंस्ट थे, उन्होंने जब उसको कंडेम किया। क्लियर? तो पूरा एक साल तक स्पेसिफिक तरह का जो एक तरह से नॉन वायलेंस, ठीक है, काइंड ऑफ, देखो यही फर्क होता है देश को आजादी कैसे मिली है। हम लोगों को पता है कि हमें जो आजादी मिली वो नॉन वायलेंस एंड सच्चाई पे मिली। तो कहीं ना कहीं आज भी जब मेरे को अपना अधिकार मांगना होता है, अब आप खुद सोचो, कल को मान लो आपकी किसी राइट्स की वायलेशन हो रही है, ठीक है, जैसे नौकरी नहीं मिल रही या कुछ भी सरकार के द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे आप खुश नहीं हो, तो आप देश के खिलाफ हथियार थोड़ी ना उठाओगे, आप क्या करोगे, आप प्रोटेस्ट करोगे, आप मुंह पे पट्टी बांध लोगे, आप भूख हड़ताल करोगे। क्लियर? आप वहीं बैठे रहोगे, आप सरकार के खिलाफ नारे लगाओगे, कोई हाथ में कोई हथियार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें जो हमारा कल्चर है, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, वो मोर और लेस हमें नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के ऊपर ही बेस देखने को मिलता है। तो वो आज की जनरेशन को भी ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज मनवानी हो तो दैट इज दी बेस्ट वे, क्योंकि हथियारों को क्रश कर दिया जाता है, ये इतिहास गवाह है स्पेसिफिक चीज का। क्लियर? ऑन कॉन्ट्ररी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको बंदूक के ऊपर ही आजादी मिली, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, लड़के झगड़ के ही आजादी मिली। तो वहां पे ऐसा लगता है कि यार अगर कोई अधिकार लेना है, कोई राइट लेना है, तो लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही कारण है कि वहां पे आप लोग बहुत आए दिन जो है वो लोग, मतलब जब भी कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो वहां पे अल्टीमेटली वहां पे वायलेंस हो ही जाती है। तो इस तरीके से जो वेरिएशन, इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं, वो कल कहीं ना कहीं उनकी कोई एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस जरूर होती है। जैसे हमारे यहाँ पे जो गांधीयन थॉट्स, उनकी बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंस है।
2011 में जो अन्ना हजारे के द्वारा एक एंटी करप्शन मूवमेंट लीड की गई थी। तो कहानी मेरी सिंपल सी क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ महात्मा गांधी जो कहा करते थे, तो स्पेसिफिक टाइम पे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हम ऐसा नहीं कह सकते कंप्लीटली खत्म हो गई है, लेकिन अगेन वो जो थॉट्स हैं वो आज भी रिलेवेंट है, आज भी जो है वो उनकी जो है वो बहुत ज्यादा एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इंपॉर्टेंस है डन, ताकि जो एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम में भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन, उसको रिमूव किया जा सके। वुमेन के अधिकारों की बात करते थे, वुमेन की पढ़ाई की बात करते थे, स्पेसिफिक टाइम पे नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें सही हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी भी फीमेल इन्फेंटिसाइड है, अभी भी लिटरेसी में वुमेन कम है, तो वहां पे जो महात्मा गांधी के थॉट्स, उनकी रेलेवेंस, उनकी जो खासियत है वो वैसे ही बेटर हो जाती है। ट्रस्टीशिप का इनका सिद्धांत था कि जो कैपिटलिस्ट है, यानी कि जिनके पास पैसा है, वो लोगों की हेल्प करें। आज का जो मॉडर्न दौर था, यानी कि जब हम लोग अभी कोविड के दौर से गुजरे, तो वहां पे हमने देखा कि बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे जो ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है, उनमें शायद आप भी इन्वॉल्व हो, आप लोगों ने जो सरकार का जो खजाना था या सरकार का जो फंड था उसमें पैसा डाला, सरकार ने जो उस पैसे को गरीब लोगों के लिए यूज किया। स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाता था, स्वराज अलग अलग है। पॉलिटिकली अगर मैं स्वराज को डिफाइन करूंगा, तो पॉलिटिकली स्वराज का मतलब है कि हम लोगों को सेल्फ रूल दो, हम लोगों को आजादी दो। इकोनॉमिकली स्वराज का मतलब है सेल्फ इंडिपेंडेंट। सोशली स्वराज का मतलब है इक्वालिटी, यानी कि किसी भी तरह का भेदभाव समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आज इस स्पेसिफिक टाइम पे आज का जो हम दौर देख रहे हैं, चाहे हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जो इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ स्वराज है उसके अंदर हम उसको डाल सकते हैं। क्लियर? सैनिटेशन की बात महात्मा गांधी के द्वारा की जा सकती है, तो जो स्वच्छ भारत मिशन है वो कहीं ना कहीं आज महात्मा गांधी की जो महत्वता है, जो इंपॉर्टेंस है, उसको दर्शाता है, उसको बताता है। तो दिस इज, मतलब ये कोई किताबों में चीजें नहीं मिलेंगी, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको थॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। जो आप करंट अफेयर में चीजों को पढ़ते हो, रीड करते हो, क्लियर, उनको रिलेट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा रिलेट करोगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम्स का मतलब ही आज का दिन हो गया, तो एग्जांपल्स नहीं दोगे तो कैसे आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव रहेगा। यही कारण है बहुत कम स्टूडेंट्स को जो है उसमें स्कोर मिला है, बहुत कम स्टूडेंट जब उनको इसमें मार्क्स मिले हैं। कईयों को तो कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या लिखा हुआ। मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था, कभी कभी मैं ही कंफ्यूज हो गया कि महात्मा गांधी के ऐसे थॉट्स थे भी कि नहीं थे। तो ऐसा मत करिए, क्लियर, जहां पे नहीं पता लग रहा है छोड़ दीजिए उसको। या अब यहाँ पे नहीं था तो महात्मा गांधी के थॉट्स लिखना थोड़ा सेफ ही हो सकता है कि चलो 1-1.5 नंबर मिल जाएगा, क्लियर, लेकिन इफेक्टिवनेस ऑफ द आंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही कारण है कि हमें मार्क्स जो है वो कभी कभी मार्क्स में वेरिएशन देखने को मिलती है, और हमें लगता है कि हमने तो हर कुछ ही पेपर लिख दिया हुआ, ठीक है, तो ये सारा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसको पढ़ लेना एक बार। ये चेंज किया है, इसका आंसर मैंने चेंज किया है, क्योंकि इसका आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो पुराना मॉडल था उसमें नहीं था। तो जब मैं देख रहा था आज, तो मैंने फिर कुछ कुछ आंसर जो है उनमें चेंजेस लेके आया हूँ मैं, इसलिए ताकि थोड़ा जो ब्रॉड पॉइंट है वो आपको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली पता चले। नेक्स्ट है डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन इंडिया। इजी था, आसान था, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। तो आपने इवोल्यूशन का मतलब होता है कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस दिए गए, कैसे पॉलिसी जो वो इवॉल्व हुई। इवॉल्व का मतलब है कि आज जब हम अपना एक एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, जहाँ पे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, पीएचडी है, स्कॉलर्स हैं, तो ये जो एजुकेशन सिस्टम आज देखने को मिलता है, इसका कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो अगर ब्रिटिश टाइम पे जो डेवलपमेंट हुई वो कैसे हुई। जैसे पहले उन्होंने कॉलेजेस खोलने शुरू किए, क्लियर, संस्कृत कॉलेजेस। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश भाषा के लिए कॉलेजेस खोलने शुरू किए। जब 1813 का एक्ट जो है वो पास हुआ, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे, तो ऑब्वियस बात है उसके लिए स्कूल एंड कॉलेजेस की आवश्यकता थी। उसके बाद अलग अलग जो कमीशन थे उनको अपॉइंट किया गया, कईयों ने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की, कईयों ने वुमेन एजुकेशन की बात की, कईयों ने यूनिवर्सिटीज की बात की। तो अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग मिशन आए, कमीशन आए, कमिटीज बनी, उनकी रिकमेंडेशंस को जब इंप्लीमेंट किया गया, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिफोर 1947। तो ये सारे जितना कमिटीज, कमीशन, एक्ट डालते, उतना जो है वो आपका आंसर इफेक्टिव रहता। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे तरीके से लिखा है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब यहाँ पे ना मैं कुछ चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब पता है क्या होता है? एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी भी एक चीज को जब हमसे पूछा जाता है कि यार इसको एक्सप्लेन करो, तो हमें डिटेल में जाके, यानी कि गहराई में जाके उसका आंसर करना होता है। अगर यहाँ पे आता डिस्कस, अगर यहाँ पे एग्जामिन की एक्सप्लेन की जगह डिस्कस आता, तो डिस्कस का सिंपल सा मतलब क्या होता है? डिस्कस का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट दी गई है, उसके बारे में हमने विचार विमर्श करना है कि जो वुमेन है उनका कंट्रीब्यूशन है या वुमेन का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब एक्सप्लेन था तो उसमें हमने बताना है कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन है, और एग्जांपल देने कि कैसे कैसे है, ये किस वुमेन का है और उसने क्या किया। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्कशन होता तो हमारा आंसर दो तरीके से बनता कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन है, बट एट द सेम टाइम उस लार्ज स्केल के ऊपर नहीं है जितना जो है वो हमें बाकी लोगों का देखने को मिलता है।
लेकिन ये थोड़ा सा वीक हो जाता है। लेकिन डिस्कशन में हम लोगों को जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट के, एक स्पेसिफिक हिस्से के, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के, उनको कवर करना पड़ता है। क्लियर? तो ये डायरेक्टिव्स की जो है वो थोड़ी सी गेम रहती है। इसके साथ मान लो यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकली एग्जामिन आ जाता है, क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो क्रिटिकली एग्जामिन में हमारा अगेन काइंड ऑफ डिस्कस की तरह रहता है, यानी कि हम इस स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है उसको, या जो कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक पॉइंट्स है, उसको दोनों डायरेक्शन से देखने की कोशिश करते हैं, कि गंभीरता से विचार करते हैं, यानी कि ये है भी सही या नहीं है। यानी कि यहाँ पे भी आप लोगों को दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्टिव्स में गेम तो रहती है। जैसे मान लो यहाँ पे आ जाता कमेंट, कमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन। तो कमेंट का मतलब क्या रहता है कि कमेंट एक स्टेटमेंट पे किया जाता है। स्टेटमेंट कोई दी गई है, उससे आप एग्री कर सकते हो, उससे आप डिसएग्री कर सकते हो, वो आपका ओपिनियन होता है। जैसे पहला क्वेश्चन था वो काइंड ऑफ कमेंट था, वहां पे लिखा तो कुछ नहीं था, लेकिन वो काइंड ऑफ कमेंट था क्योंकि वो एक ओपन स्टेटमेंट आप लोगों को दी गई थी। तो जब कमेंट होता है तो कमेंट का मतलब एक स्टेटमेंट दी गई, हो सकता है आप बोलोगे हाँ यार ये स्टेटमेंट अच्छी है, सही है। तो क्यों सही है? आपने अपने आर्गूमेंट्स देने। अगर आपको लगे नहीं यार ये स्टेटमेंट जो वो गलत है, तो आपको वो आर्गूमेंट्स देने कि आपने ऐसा क्यों कहा। और अगर आपको ऐसा लगता है कमेंट में कि यार सही भी है गलत भी है, तो आप दोनों भी दे सकते हो। लेकिन कमेंट में आपको लेवरेज मिलती है कि आप कैसे भी अपने आंसर को लिख सकते हो। तो यही कारण है कमेंट में आंसर हमें अलग अलग होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कमेंट में ऐसा नहीं है कि तुमने ऐसे ही बोल दिया कि वुमेन कंट्रीब्यूशन और तुमने कहा कि नहीं था बिल्कुल भी, तो वो नहीं होता, क्योंकि वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। तो कमेंट आपका जो है रैशनल फैक्ट्स के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके फैक्ट्स के ऊपर नहीं, जो प्रॉपर फैक्ट्स हैं उनके ऊपर आधारित होना चाहिए। तो नॉर्मली जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको कमेंट में हम लोग इग्नोर करते हैं, और जो लिखी हुई स्टेटमेंट है उसके साथ अगर वो अच्छी चीज बोल रही है तो उसके साथ एग्री करने की जो है वो कोशिश करते हैं। क्लियर? समझ आई कहानी यहाँ पे? डन? तो डायरेक्टिव्स में 4 नंबर में इतनी गेम इसलिए नहीं रहती क्योंकि 4 नंबर में हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करनी होती है कि जो पूछा हुआ है उसको डायरेक्टली हम एड्रेस कर ले। तो जब एक्सप्लेन पूछा हुआ है तो हमें बताना पड़ेगा कि कैसे वुमेन कंट्रीब्यूशन हो, कैसे 1857 रिवोल्ट से पहले वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन था, 1857 रिवोल्ट में वुमेन का कंट्रीब्यूशन क्या था, इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या था, या गांधीयन मूवमेंट में क्या था, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में क्या था। क्लियर? तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आपको एग्जांपल्स के साथ, नाम के साथ जो वो कवर करने पड़ेंगे। क्लियर? कि कैसे भीमा बाई होलकर की बात करनी पड़ेगी, रानी चिन्नम्मा की बात करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई की 1857 में बात करनी पड़ेगी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, इनकी जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में बात करनी पड़ेगी, कल्पना दत्ता, इनकी जो है वो आप रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के साथ जो है वो उनको रिलेट कर सकते हो। क्लियर? तो अगेन आपको वुमेन की कंट्रीब्यूशन, जितना दायरा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, हमारी आजादी का, जिसमें रेवोल्यूशनरी भी है, जिसमें रिवोल्ट भी हुए हैं, जिसमें पीजेंट मूवमेंट्स भी हुई हैं, क्लियर, जिसमें लोकल रेबेलियन भी हुए हैं, तो जहां जहां वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, तो हमें ओवरऑल जो है वो इसके बारे में मेंशन करना है, इसके बारे में जो है वो बताना है। क्लियर? वैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जब हम बोलते हैं तो हम 1857 के बाद वाले इवेंट्स लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जनरली, क्योंकि जो मोटिवेशन थी, जो इंस्पिरेशन थी, वो पुरानी भी थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, तो आप ये सारी की सारी कहानियां जो यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट सवाल है, What were the reasons behind rise of revolutionary movement during 20th century? ये थोड़ा सा क्वेश्चन बेटर फ्रेम हो सकता था क्योंकि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी 2 बार हुई हैं, है ना। एक बार तो आपकी स्टार्टिंग में हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, और दूसरी जो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद हुई है। पर क्योंकि ये ओपन था तो आप इसमें मैक्सिमम कवरेज कर सकते थे कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जो फेलियर ऑफ कांग्रेस के जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट है, वो एक रीजन था, या अननेसेसरली जो मूवमेंट्स का को कॉल्ड ऑफ कर दिया जा रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जैसे कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वो एक रीजन था। रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन एक रीजन था। तो अगेन आप एस्पेक्ट्स जो है इसमें इसमें ब्रॉडली कवर कर सकते हो, जो पहले 2 फेजेस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन से वाले रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात हो रही है, ओपन है। तो आप इसमें जितना ज्यादा आंसर लिखना चाहो लिख सकते हो। ये भी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको भी प्रॉपरली एड्रेस किया हुआ है। तो ये हमारे जो है वो 8 नंबर वाले, सॉरी 4 नंबर वाले सवाल हैं। तो इन सवालों के बारे में अगर किसी को डिस्कशन कुछ करना है, जहां पे किसी को लग रहा है कि सर इसमें ऐसा किया जा सकता है, तो प्लीज अपना माइक ओपन कर सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, या चैट में डाल सकता है लिख के। अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ डिस्कशन की जरूरत है, आपको किसी इन 8 क्वेश्चंस में किसी डिस्कशन की आवश्यकता है, तो आप अपना माइक ओपन करके बोल सकते हो। अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला जो सवाल है ये किसी ने अच्छा नहीं लिखा है, कि एक स्टूडेंट का भी आंसर अच्छा नहीं है, और ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूँ। एक ऐसा सवाल जो कहीं नहीं देखने को मिलेगा, एक ऐसा सवाल जहां पे आपको थॉट प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत है, एक ऐसा सवाल
जिसमें पूरा जो हमारी आजादी है उसको कंसाइज किया जा सकता है। एक ऐसा सवाल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बताएगा कि आप किसी एक चीज को किस तरीके से देखते हो, आपका एनालिटिकल स्किल जो वो कितने स्ट्रांग है। तो ये वो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन वो है जिस कुछ स्टूडेंट्स ने ठीक लिखा है, मतलब ऑलमोस्ट अच्छा लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कवरेज वाइज जो है वो उतना अच्छा नहीं है। नंबर मिले भी हैं, लेकिन नंबर हमेशा रिलेटिव होते हैं। नंबर कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, हमेशा रिलेटिविटी जो है वो आपको मार्क्स में देखने को मिलेगी। सब्जेक्टिविटी मार्क्स में होती है, मैं चेक करूंगा तो कुछ और होगा, कोई दूसरा करेगा, हो सकता है नंबर थोड़े 2-4 ऊपर हो जाए, 2-4 नीचे हो जाए। तो स्कोर इज डिफरेंट, बट अगेन जो कंसेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। सर 4 मार्क्स में कंक्लूजन लिखना है या नहीं लिखना है? नहीं लिखना है। देखिए अब ना यहाँ पे थोड़ी स्मार्टनेस काम आएगी। वैसे मैं चाहता नहीं हूँ आपको स्मार्ट बनाना अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी आप परफेक्शन की तरफ थ्राइव करो। लेकिन स्मार्टनेस क्या है कि अगर मान लो बहुत बड़ा ज्यादा कंटेंट नहीं है, कुछ लिखने को नहीं है, तो फिर कंक्लूड कर दो, तब कर सकते हैं। लेकिन टाइम हो गया, 4 नंबर में कंक्लूजन जो है वो जरूरी नहीं है। इवन मैं तो ये भी कहूंगा इंट्रोडक्शन भी इतनी आवश्यक नहीं रहती, लेकिन कंक्लूजन तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। नॉर्मली क्या रहता है कि जब डिस्कस डायरेक्टिव होता है तो कंक्लूजन इज मस्ट, यानी कि आपको कंक्लूजन लिखना ही पड़ता है। लेकिन 4 नंबर में कहाँ लिखोगे, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, स्पेस नहीं होता हमारे पास। अगर स्पेस हो तो शायद लिख भी सकते। सर एक्सप्लेन करने को दिया हो तब भी नहीं लिखना है? देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे कुछ डायरेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें कंक्लूजन इंपॉर्टेंट, मतलब मस्ट होता है हमारी। अगर मैं आंसर राइटिंग की वोकेबलरी की बात करूंगा, जैसे डिस्कस है, वहां पे आपको लिखना ही लिखना है, एक्सप्लेन में कोई कंपल्शन नहीं होती, डिस्कस में लिखना ही लिखना है। लेकिन 4 नंबर में अगर डिस्कस में जैसे डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन में बोलूंगा, तो फिर मैं 3-4 पॉइंट वुमेन के बारे में लिख रहा हूँ, तो कंक्लूजन के लिए मेरे पास स्पेस बचेगा ही नहीं। नहीं तो अगर कंक्लूड थोड़ा एक होता है ना, जर्नल कंक्लूजन होता है कि हेंस we have concluded the contribution, the positive contribution of women in India's freedom struggle, लिख सकते हो, लेकिन उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि कंक्लूजन का इम्पैक्ट होना चाहिए। कंक्लूजन का इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि अगर मैं वुमेन कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं, तो वो जो कंट्रीब्यूशन है उसका आज के समाज के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इम्पैक्ट है, कैसे उसने फैसिलिटेट किया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को या वुमेन एम्पावरमेंट को, उसको हम लोग कहीं ना कहीं जो है अपने आंसर के अंदर लिखे, वो ज्यादा इफेक्टिव कंक्लूजन होता है। तो अगर स्पेस नहीं है और इफेक्टिव कंक्लूजन नहीं कर सकते, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो टेंशन मत लो उसमें ज्यादा। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गौरव, गुड मॉर्निंग। सर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 बताया ना, ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, इस तरह के क्वेश्चन सर जैसे आते हैं, जैसे ओपन एंडेड से क्वेश्चन आए, मतलब जिसके बारे में कंटेंट नहीं है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1948 में जैसे महात्मा गांधी जी की अगर डेथ नहीं हुई होती तो क्या आगे के इवेंट्स कैसे रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मतलब जैसे टेस्ट वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। सर इन्हें कैसे अप्रोच करना है फिर? जैसे सुभाष चंद्र बोस जी जैसे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो। यार गौरव पता क्या है, जैसे ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप जब इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, तभी आपको इन क्वेश्चंस की अप्रोच आ सकती है। यानी कि अब थोड़ा सा आपने गांधीयन की एप्लीकेशन देखी, कल को सुभाष चंद्र बोस जी के देख सकते हो, नेहरू जी के देख सकते हो, पटेल जी के देख सकते हो। तो कहानी क्या है कि हम सबको पता तो होता है कि अच्छा सुभाष चंद्र बोस जी की क्या कंट्रीब्यूशन था या नेहरू जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, बट एट द सेम टाइम उनका जो थॉट्स थे, उनकी आज के टाइम पे क्या रेलेवेंस है, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन जहां पे हमारा एनालिसिस या हमारा थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो, वो सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे आई होप आज हमने गांधीयन के ऊपर एक एस्पेक्ट डिस्कस किया कि गांधी के थॉट को आज के टाइम के साथ लिंक करने की कोशिश की। तो होपफुली जब नेहरू जी के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे या पटेल जी के ऊपर पूछे जाएंगे या सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर पूछे जाएंगे, तब भी आप इस तरीके से सोचना शुरू कर दोगे। या जब आप इन पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ोगे जाके, है ना, चाहे नेहरू जी के बारे में पढ़ोगे, तब आप ये देखोगे अच्छा यार इन्होंने, इनके जो थॉट्स थे वो ये सोशलिज्म के ऊपर ज्यादा काम करते थे, क्लियर। ये अलग बात है कि बाद में ये कम्युनिस्ट की तरफ ज्यादा प्रभावित थे। बाद में इंडिया में डेमोक्रेसी तो आई, लेकिन फिर भी सोशलिस्ट एस्पेक्ट जो हम लोगों को हमारे संविधान के अंदर देखने को मिले, हमारे पॉलिटी के अंदर देखने को मिले, बाद में सोशलिज्म को जो है वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ऐड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो रिलेटेबिलिटी है, जब आप क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करोगे और रिवर्स में जाके अपने रिवीजन फिर से करोगे, तब ये अपने आप आएगा, ग्रेजुअली आएगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के जो सवाल आते हैं ये बड़े डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि कहीं देखने को नहीं मिलते। तो हमें वहां पे ये बार बार इस तरीके के क्वेश्चंस को पास्ट को प्रेजेंट के साथ लिंक करते रहो, या जब रिवीजन कर रहे हो तब भी पास्ट को प्रेजेंट के साथ लिंक करते रहो, तो ऑटोमेटिकली एनालिसिस जो है आपकी स्ट्रांग होती रहेगी। या एक इवेंट को दूसरे के साथ कंपेयर करते रहो, सीडीएम को एनसीएम के साथ करते रहो, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्विट इंडिया के साथ करते रहो, या गांधी इरा से प्री गांधी इरा को कंपेयर करते रहो। तो जब आप जितना कंपेरिजन करोगे, उतना आपका एनालिटिकल स्किल्स जो है वो आपके स्ट्रांग होंगे, बेटर होंगे।
जी सर। सर जैसे अब ये तो थोड़े प्रोमिनेंट से हो गए जो महात्मा गांधी जी हैं या नेहरू जी हैं, ये तो प्रोमिनेंट हो। जैसे लास्ट टेस्ट सीरीज में तिलक पे क्वेश्चन था एक, अगर आपको याद हो तो सर, वो वुमेन से रिलेटेड था कुछ, तो सर उसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी थी, जैसे वो एज ऑफ कंसेंट जैसे आपने बताया। सर ये फिर थोड़े डीप हो जाते हैं ना क्वेश्चन, अब ऐसा कंटेंट लाना वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। नहीं तो देखो, एक देखिए, हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, 28 क्वेश्चन में से 24 या 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अच्छे आते होंगे, 3-4 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो नहीं आपको परफेक्टली आते होंगे। तो उनमें से हो सकता है तिलक वाला जो क्वेश्चन है वो एक उसका एस्पेक्ट हो। क्लियर? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लाइन खींचनी पड़ेगी कि आप हर चीज को बहुत ज्यादा डीप में जाके, बहुत ज्यादा गहराई में जाके नहीं कर पाते हो, कर सकते हो। लेकिन तिल के बारे में एटलीस्ट अगर आपको पॉजिटिव भी पता है डन, तो उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को भी लिख दोगे तो मे बी आपका मार्क्स जो है वो पूरे नहीं मिलेंगे, आपके 8 में से 5 नहीं मिलेंगे, 6 नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 2-2.5 नंबर मिल जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें आधे ही, मतलब आधा ही हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके उनसे रिलेटेड जो नॉलेज है ना, इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमेशा तैयार रहिए, 1-2 सवाल जो है वो ऐसे पूछे जा सकते हैं आप लोगों से जो कभी आपने नहीं पढ़े होंगे। इवन हमारे लिए भी कभी कभी मुश्किल होती है, हम भी देखते हैं कि हमें भी बहुत कि कुछ ऐसे फैक्चुअल या कुछ ऐसी पर्सनैलिटी आती है पेपर के अंदर कि हमने भी नहीं सुनी होती या पता होता है, लेकिन उनके बारे में वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता रहता जो पेपर में पूछा गया। तो 1-2 क्वेश्चन तो तैयार रहो हमेशा। और हमारे यहाँ पे भी जान के हम लोग 1 या 2 पेपर क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो आप नहीं कर सकोगे। जी सर, थैंक यू सर। तो ये पेपर का नेचर है ना, ये पेपर की अनप्रडिक्टेबिलिटी सर गुड है। मॉर्निंग सर। हाँ जी जिनमें बोलिए। सर जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें विमेन की कंट्रीब्यूशन बतानी है, तो सर इसमें डू वी हैव टू मेंशन अ क्रोनोलॉजी और अ मर्जी स्पेसिफिक है, टाइमलाइन? मर्जी है आपकी, मर्जी आपकी। मतलब देखो, अगर क्रोनोलॉजी वाइज, मतलब सीक्वेंस वाइज बताना है, फेज वाइज बताना है, ईयर वाइज बताना है, तो क्रोनोलॉजिकल बता सकते हो। अगर थीम वाइज बताना है, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल वाइज बताना है, रेवोल्यूशनरी बताना है, लोकल मूवमेंट्स या रेबेलियन में बताना है, तो थीम वाइज तो कैसे भी कर लो, वो मर्जी आपकी। ऐसा कोई यस सर। सर मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली वी हैव टू कवर बिल्कुल एवरी यस। चीज। देखिए हमारा जो, देखिए मैं 4 नंबर में भी आपको इतना, जैसे इवन शायद इतना नहीं भी गहराई में सोचोगे तब भी नंबर ठीक मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो 4 नंबर वाला सवाल या 4 नंबर की तरह का सवाल 8 में आ जाए, 20 में आ जाए। तो हमारा जो वो है, जो हमारी ट्रेनिंग है, हमारी जो प्रोसेस है, वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आंसर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे 4 का, चाहे 8 का, चाहे 20 का, हमें उसको परफेक्शन की तरफ जाना है, ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम लोग फेच कर सके। तो जो ब्रॉडनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रॉड एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप, मतलब 4 नंबर में भी इतने पॉइंट्स लिख दो कि एग्जामिनर को पता ही ना लगे कि नंबर कहां से काटो। और जो शीट्स आरटीआई के थ्रू चेक की गई है उनमें पाया गया है कि 4 में से 4 नंबर मिलते हैं, 8 में से 6-7 नंबर मिलते हैं, 20 में से 13-14 नंबर भी मिलते हैं। होता बड़ा मुश्किल है, होता बहुत मुश्किल है, लेकिन मिलते हैं। और जब 4 में से 4 मिलते हैं तो 4 में से 0 भी मिलता है। तो दोनों, मतलब एक्सट्रीम एंड जो है वो मौजूद है एग्जाम के अंदर। क्लियर? तो आपको हमेशा जो कंटेक्स्ट एंड जो दायरा है, जो ब्रॉड होराइजन, उसको ब्रॉड रखना है। सब क्वेश्चन के साथ तो नहीं कर पाओगे, ये भी एक्नॉलेज करना है एट द सेम टाइम, लेकिन जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे परफेक्शन के साथ अटेम्प्ट होंगे, क्लियर, उतने मैक्सिमम स्कोर हम लोग फेच करेंगे। थैंक यू सर। चले फिर आगे। सर हाँ बोलिए। सर सेकंड क्वेश्चन था ना, हम्म सर उसमें मतलब वो समझ नहीं आया कि सेग्रीगेट कैसे कर रहे हैं हम, कि जैसे राजा राम मोहन रॉय थे तो वो तो ये भी बोलते थे कि इंग्लिश एजुकेशन को लेके आया जो अच्छी चीज है, तो वो तो हम कह सकते हैं कि वो वेस्टर्नाइजेशन हुई क्योंकि वो इंग्लिश को फेवर कर रहे थे। और लेकिन वो सती को बैन कर रहे थे तो हम बोलते हैं कि नहीं, वो एक तरह से मॉडर्नाइजेशन थी। तो और जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी सेम था कि इंग्लिश को सपोर्ट करना, तो मतलब कैसे बोलना कि वो मॉडर्नाइजेशन हुई या वेस्टर्नाइजेशन हुई, वो थोड़ा। नहीं ठीक है। देखिए सिंपल सी बात क्या है कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। अब हो सकता है आप उस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या उस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हो, या उस स्टेटमेंट से आप पार्शली एग्री करते हो, पार्शली डिसएग्री करते हो। तो आपके आंसर में ये भी आ सकता है, जो आपने कहा वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, कि आपका ये भी आ सकता है कि इनके जो मैक्सिमम थॉट्स थे, दे वांटेड टू चेंज द सोशल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन सोसाइटी, जो मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट था। बट एट द सेम टाइम दे आल्सो प्रमोटेड द इंग्लिश एजुकेशन। लेकिन इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करने का उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो बाहरी कल्चर को इम्बाइब करना था। उनका था कि इंग्लिश एजुकेशन को पढ़िए, उनके लिटरेचर को रीड करिए और फिर समझिए कि रैशनैलिटी क्या होती है।
क्लियर? जो रेनेसां के बाद लिटरेचर हम लोगों को वेस्टर्न सोसाइटी में डेवलप होता हुआ देखने को मिला, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करता है, जो अधिकारों की बात करता है, तो उनका जो मेन मतलब जो इंग्लिश भाषा को डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव था वो उनके कल्चर को इम्बाइब करना नहीं था, उनके कल्चर में जो रेवोल्यूशन हुई थी उसको देखना था और फिर उसको अल्टीमेटली अपने कल्चर को इवॉल्व करना था, अपने कल्चर को जो वो बेटर करना था। तो भाषा का उनका ऑब्जेक्टिव वो था। मतलब वैसे आप भी पॉइंट सही बोल रहे हो, लेकिन अगर मैं बिल्कुल अल्टीमेट मेन ऑब्जेक्टिव मेन कंसेप्ट के पीछे जाऊंगा तो भाषा, इंग्लिश भाषा को वो जो प्रमोट करते थे वो वेस्टर्न वैल्यूज के लिए नहीं करते थे, वो वेस्टर्न आइडियाज के लिए करते थे, और वो भी वेस्टर्न आइडिया जिनको इंडियनाइज्ड फॉर्म में अप्लाई करके अपने धर्म को बेटर किया जा सके, अपने कल्चर को अच्छा किया जा सके, ना कि उनके कल्चर की अच्छी वैल्यूज को अपने यहाँ पे जो है वो हम लोग एसिमिलेट करें। तो डिबेट मतलब अच्छी चीज है। मतलब देखिए बाकी लोग भी सोचिए, क्योंकि आपका नाम क्या है? आपका मेरे को एन नहीं दिख रहा है क्योंकि सर निखिल। हाँ निखिल, जैसे निखिल देखिए कि जैसे निखिल ने सवाल पूछा वैसे क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आने चाहिए। तो जो हिस्ट्री है, स्पेशली हिस्ट्री एंड पॉलिटी, दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डिस्कशन और डिबेट के, तो जैसे इनका जो ओपिनियन था वो भी स्ट्रांग था। अगर ये अपने आंसर के अंदर ये भी लिख देते कि भाई दे आल्सो प्रमोटेड इंग्लिश एजुकेशन व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज वेस्टर्न आइडियाज, तो कोई गलत नहीं होता क्योंकि वो सही बात है। लेकिन अगेन मतलब मैं इसको वैसे भी डिफेंड कर सकता कि मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरा लॉजिक ऐसा है कि यार इंग्लिश तो किया, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इंग्लिश एजुकेशन का भी जो वो मॉडर्नाइजेशन था। तो दोनों की स्टेटमेंट जो वो सही है, गलत किसी की नहीं है। अल्टीमेटली आंसर राइटिंग का कहानी यही रहता है कि आपका जो फैक्ट है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो बैकिंग आपने की है, उसके लिए जो आपने आर्गुमेंट दिया है वो कितना सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग है। ये तो इनका आर्गुमेंट सही है, कर सकते हो ऐसा, ठीक है? ओके सर। चलिए फिर आगे चलो 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन है इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल वाज एन अमलगमेशन ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स, आइडियाज एंड अप्रोचेस। तो डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब का कुछ नहीं मतलब है, डिस्क्राइब का मतलब है कि जो भी आप लिखोगे उसको आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देना है, ताकि एक ऐसे बंदे को भी समझ आ जाए जिसको कुछ नहीं पता है, क्लियर, आसान भाषा में, तो एक्सप्लेन एवरीथिंग कि कोई चीज है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें आपने डिस्क्राइब का मतलब कि भाई इस चीज को डिस्क्राइब करो, पेन को डिस्क्राइब करो, जो ऑनलाइन क्लासेस उनको डिस्क्राइब करो, कि सब कुछ लिखो कि क्यों है, क्या है, कैसे है, तो वही सिंपल डिस्क्राइब। तो डायरेक्टिव से जो लोग घबराते हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टिव्स जो है वो कुछ नहीं होते, मतलब कोई ज्यादा नॉट रिलेवेंस होती है, उनकी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि यार सर हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमने देखा मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टिव्स में फंस जाते हैं, वो वहां पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्रिटिकली लिख दिया, डर जाते हैं कभी। और पेपर वाले भी गलत है वैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 नंबर में क्रिटिकली एग्जामिन लिखा हुआ है तो टेंशन नहीं लेनी, जो पूछा है वहां लिखना है। क्रिटिकल एग्जामिन प्रॉपरली करना 4 मतलब 60 वर्ड्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कर तो सकते हो, ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, क्लियर? तो डायरेक्टिव्स लिखो भी जितना, आज के लेक्चर में हो सकता है डिस्कस, एग्जामिन, डिस्क्राइब या कमेंट को समझो, अगले लेक्चर में या अगले जो टेस्ट होगा उसमें क्रिटिकल एग्जामिन को समझो, अगले में इनुमरेट को समझो, अगले को थ्रो लाइट में समझो। तो जो डायरेक्टिव है वो धीरे धीरे जो उनके बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऑटोमेटिकली इवॉल्व होती रहेगी, ऑटोमेटिकली जो बढ़ती रहेगी, क्लियर? तो देखो सिंपल सी बात है, अब हमारा जो आजादी था, अब आप खुद सोचो यार किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो सीमित था, किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो आधारित था। हमारी आजादी हमेशा कहा करती थी कि भाई हम लोगों को जो है वो डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज की मैं बात करूंगा तो उसके लिए आप नेहरू रिपोर्ट की बात कर सकते हो। उसके लिए जो स्वराज के लिए हमारी सबसे पहले सेल्फ रूल की बात हुई थी 1905 के बाद, क्लियर, जब स्वदेशी मूवमेंट को भी चलाया गया था, या बाद में सॉरी जब हमारी होम रूल मूवमेंट चली थी, तो वो भी यही कहते थे कि हम लोगों को एटलीस्ट सेल्फ रूल करने दिया जाए, ताकि जो लोगों के अकॉर्डिंगली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाए, और लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे यहाँ पे जो सोशलिज्म का प्रिंसिपल है उसको भी फॉलो किया गया। सोशलिज्म के प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात की, जब लोगों के इकोनॉमिक राइट्स की वायलेशन हो रही थी तो उसमें पैरिटी लाने की बात की। यहाँ पे ट्रेड यूनियंस बनी, ट्रेड यूनियंस का ऑब्जेक्टिव यही था कि जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी तो जो कैपिटलिस्ट क्लास थी वो यहाँ पे जो वर्कर क्लास है उसको किसी तरह का उसका शोषण ना करे, और यही सोशलिज्म जो है वो बाद में हम लोगों को हमारे संविधान के अंदर भी देखने को मिला, क्लियर? जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है वहां पे सेकुलरिज्म के भी कुछ एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो और ये आर्गुमेंट जस्टिफाइड भी होगा कि सर कैसे बोल दिया सेकुलरिज्म है, धर्म के नाम पे तो लड़ते रहिए,
देखो धर्म के नाम पे लड़े जरूर हैं, लेकिन धर्म के नाम पे जो असली लड़ाई है वो 1937 के इलेक्शंस के बाद ही शुरू हुई है। 1937 से पहले पाकिस्तान या एक मुस्लिम एरियाज की ऑटोनॉमी की बात तो उठ रही थी, लेकिन पाकिस्तान या अलग देश या इतना हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो डिवीजन नहीं देखने को मिलता था। यही कारण था 1937 में मुस्लिम लीग को कहीं भी मुस्लिम लीग जो है वो किसी भी प्रोविंस में जो वो गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी। इवन जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वहां पे भी नहीं बना पाई थी। तो वहां पे धर्म कितनी गेम नहीं हुआ करती थी। बाद में जो है वो थोड़ा सा सिस्टम सारा गड़बड़ाया और हिंदू मुस्लिम या जो सेकुलर फैब्रिक्स ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल हैं उनमें हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो त्रुटि देखने को मिली और फिर थोड़ा हिंदू और मुस्लिम की गेम जो है वो चलनी शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले आप देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सब थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सारे के सारे धर्मों के लोग जो थे वो पार्टिसिपेट किया करते थे, स्वदेशी मूवमेंट में भी सारे रिलीजन्स के लोग जो थे वो थे। स्वदेशी मूवमेंट में थोड़ा एलीट कल्चर था उस टाइम पे, लेकिन स्पेशली महात्मा गांधी के आने के बाद जो वो हर वर्ग के लोग जो हैं वो आजादी में भूमिका उनकी आनी शुरू हो गई। और वहां पे किसी धर्म के साथ ना महात्मा गांधी डिस्क्रिमिनेट करते थे ना ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता था। क्लियर? तो सेकुलर जो हमारी राजनीति थी वो ऐसा नहीं था कि हिंदुओं को आजादी दिलवानी है, मुसलमानों को आजादी दिलवानी है, सिखों को आजादी दिलवानी है। हमारा है कि सभी धर्म के लोग जो है वो मिलके जो है वो अपने लिए आजादी लेंगे और एक दूसरे के साथ जैसे मिलके लड़े हैं आजादी प्राप्त करने के लिए वैसे ही मिलके बाद में भी रहेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। क्लियर? तो बेसिक जो 3 प्रिंसिपल्स थे वो यही थे, जो बेसिक आइडियाज थे ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वो यही थे। बेसिक आइडियाज थे हर एक इंसान को जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें इन्वॉल्व किया जाए, जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो हर एक वर्ग को इम्पैक्ट करे। जब भी पीजेंट मूवमेंट हुआ करती थी, जब किसानों का आंदोलन हुआ करता था, जैसे बरदौली सत्याग्रह को आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में साइड कर सकते हो, तो जब भी किसानों का आंदोलन हुआ करता था तो पूरे लोग पूरा देश जो है उनके साथ खड़ा हो जाता था, जो पहले हम लोगों को नहीं देखने को मिलता था। क्लियर? तो हर एक वर्ग की जो प्रॉब्लम है, हर एक स्टैट ऑफ द सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है, वुमेन की है, कास्ट बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है, इस पे भी थोड़ा डिबेट किया जा सकता है। क्लियर? चाहे पीजेंट्स के इश्यूज हैं, सारे के सारे इश्यूज जो है वो बाद में जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसका हम लोगों को एक हिस्सा बनता हुआ देखने को मिले, जहां पे सब लोगों को एक साथ इकट्ठा, स्पेशली आफ्टर द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, सबको एक साथ इकट्ठा होकर जो है वो हम लोग आगे लेके जा रहे थे। तो हमारी आजादी जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम की बात आएगी, डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी की बात आएगी। जब हम नेहरू रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट जो है वो हम लोगों को हमारी आजादी का जो संघर्ष का जो प्रिंसिपल्स है उनकी बहुत अच्छी इंसाइट देती है। और जो हमारा संविधान लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था हमारी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से। तो देखो यार, इस तरह की लिंकेज जो है वो आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। मुश्किल सवाल था, इसको करना मेरे ख्याल से काफी डिफिकल्ट था। क्लियर? तो जो प्रिंसिपल एंड आइडियाज थे, तो वो आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ इटर्निटी, आइडिया ऑफ योर फ्रीडम, क्लियर, ये सारे के सारे जो है वो आप इन 3 प्रिंसिपल्स के अंदर स्पेसिफिकली। और चौथा मैंने डिस्कशन, डिबेट, परसुएशन, यानी कि लोगों के साथ मिलके प्यार भाव से जो है वो चीजों को सॉल्व किया जाए। दूसरा हिस्सा है अप्रोचेस क्या थी। तो देखो, कुछ मॉडरेट अप्रोच थी, कुछ एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच थी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, गांधीयन अप्रोच थी, क्लियर, जहां पे मास मूवमेंट थी, क्योंकि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के साथ ज्यादा लोग हमें आते हुए नहीं देखने को मिलते हैं। और एक आपकी जो है वो रेवोल्यूशनरी अप्रोच थी, जिनमें हम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबके नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरह के अप्रोचेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिली, जहां पे शांति के साथ भी था। मॉडरेट्स बोलते थे अंग्रेजों के साथ मिलके करो, एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि यार इनके साथ मिलके कुछ नहीं हो सकता है, रेवोल्यूशनरी हथियार उठाने की बात करते थे। गांधी जो है वो मिक्स करने की बात करते थे, स्पेशली जो एक्सट्रीमिस्ट के अप्रोच थे उनको थोड़ा सा उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, और उनकी जो खुद की टेक्निक्स थी, चाहे सत्याग्रह की बात की जाए, क्लियर, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ की बात की जाए, उनको जो है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर इंक्लूड किया। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स थे वो मैंने किसी भी स्टूडेंट के नहीं देखे। आप लोगों ने सबने अप्रोचेस के बारे में जरूर लिखा है, ये लिखा है, कुछ 3-4 बच्चों ने लिखा है, और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने सिर्फ ये लिखा है मॉडरेट अप्रोच एंड एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो है वो सबसे कम ऐसा सवाल है जिसको प्रॉपरली एड्रेस किया गया है। इस क्वेश्चन पे बताओ जरा, कुछ डिस्कशन करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसके बाद मेरे को लगता कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिस पे डिस्कशन की आवश्यकता होगी। इस पे शायद डिस्कशन की जरूरत हो सकती है, अगर आपको लगता है, अगर आपको थोड़ा समझ आ गया। ठीक है, ये मुश्किल सवाल है, यहाँ पे ज्यादा ही डीप इंटरप्रिटेशन, इवन ये और भी ब्रॉड हो सकता है, प्रिंसिपल्स में और भी इसको ओपन किया जा सकता है। इक्वालिटी है, पर मैंने डेमोक्रेसी के अंदर ही उनको कंसीडर किया, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, फ्रेटर्निटी है, सारी चीजें जो डेमोक्रेसी के अंदर ही डाली गई। तो थोड़ा सा ना प्रियम्बल कहीं ना कहीं काम आ जाता है जब हम लोग जो है प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, चाहे पॉलिटी में, चाहे हम लोग जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। तो ये लिंकेज अगेन अब थोड़ा आइडिया लगा होगा आपको। नेक्स्ट टाइम इस तरह के सवाल अगर पूछे जाएंगे तो आई होप आप इसको ज्यादा बेटर परफॉर्म करो। ठीक है, चलें फिर। चलो सर। हाँ बोलो शाबाश। सर, इसमें यही वाला जो क्वेश्चन था ना,
सर इसमें क्योंकि थोड़ा स्पेस का इशू था, तो अगर मतलब अप्रोचेस को जैसे मैंने डिवाइड करा था, तो हाँ। नेहरू और बोस की अप्रोच के अंदर ही इसको लिख सकते थे कि बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ बिल्कुल सोशलिज्म। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। मेन है जो दायरा डायमेंशन है वो कवर हो जाए, चाहे 2 ही पॉइंट्स में लिख दो, चाहे अप्रोच एक में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अलग अलग पॉइंट बनाओ मत। और सर नेहरू और बोस की बोस की मतलब पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी ना, ब्रॉड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी थी उन्होंने 1938 के सेशन में, तो वो भी एक हो सोशलिज्म सकती है क्या? प्रिंसिपल में आ जाएगी वो ना, सोशलिज्म में डाल है ना, सोशलिज्म में डाल सकते हो उसको। हाँ। ठीक है। वैसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी, बोस एंड नेहरू एंड अप्रोच लिख सकते हैं, एक और बन सकता पॉइंट, कोई ऐसा कंसर्न नहीं वो, क्योंकि वो भी एक अप्रोच थी जो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म बेस्ड थी। ओके सर। चलो नेक्स्ट है, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, डिस्कस द आउटकम। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, गलती बता देता हूं कि क्या, उसको डिस्कस नहीं करूंगा मैं। गलती आप लोगों की क्या है, कई लोगों ने सिर्फ रीजंस लिखे हैं और कई लोगों ने सिर्फ आउटकम्स लिखी हैं। इसके 2 हिस्से हैं इस सवाल के, क्लियर? तो आपको पहले और दूसरे हिस्से को इक्वल जस्टिस करना है, यानी कि 60 वर्ड्स अगर इसके लिए लिख रहे हो तो 60 आपने आउटकम्स के लिए भी लिखना है। इंट्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हो, सेंट्रल थीम आपने आइडेंटिफाई करनी है, सेंट्रल थीम पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी जिसके ऊपर पूरा सवाल बुना गया है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब, क्यों हुआ, इससे शुरू कर सकते हो, क्लियर? क्यों हुआ वो तो आपने बॉडी के अंदर लिखना ही है, कब हुआ वो यहां पे लिख सकते हो, और उसके साथ सबसे पहले हेडिंग बना सकते हो कि रीजंस बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1 2 3 जितने भी पॉइंट लिखने वो लिखिए। नेक्स्ट लिख सकते हो आउटकम्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब आउटकम्स में भी आपकी अप्रोच क्या थी, काफी लोगों ने जो है वो एक ही हिस्सा लिखा है, बेटर है इसको और इफेक्टिव करने के लिए और बेटर करने के लिए आप जो पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम यानी कि सक्सेस और अनसक्सेस जो थी स्वदेशी मूवमेंट की, वो दोनों लिख सकते थे कि क्या ये करने में सक्सेसफुल हुई, क्या ये नहीं कर पाई, क्योंकि आउटकम कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती सिर्फ, अनटिल और अनलेस नहीं पूछा गया कि व्हाट वर द पॉजिटिव आउटकम्स। अगर आउटकम जनरल पूछा गया है तो आपने दोनों पॉजिटिव आउटकम क्या थी और नेगेटिव आउटकम क्या थी उसको अपने आंसर के अंदर लिखना है, क्लियर? स्ट्रेट, बाकी सीधा क्वेश्चन है, आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट में जो है, हाँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा गलत हुआ है, एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल्स। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखने पड़ेंगे, चाहे पावना रिवोल्ट की बात करो, इंडिगो की बात करो, क्लियर, चाहे बरदौली सत्याग्रह की बात करो। हाउ द नेचर ऑफ पीजेंट मूवमेंट चेंज्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, कि कॉलोनियल पीरियड में जो नेचर ऑफ मूवमेंट है वो कैसे चेंज हुआ हमारे किसानों का। तो यहाँ पे आप में से अगेन ये 2-3 लोगों ने तो अच्छा लिखा है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो लोग थे उन्होंने सिर्फ पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में लिखा है कि कौन कौन सी मूवमेंट्स थी। आपको यहाँ पे प्रॉपर नेचर बताना था, और नेचर के लिए आपको 2 फेजेस जरूर कंपेयर करने पड़ेंगे। या देखो, अगर नेचर चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली बात है पहले कुछ डिफरेंट होगा, बाद में अलग हुआ होगा। तो आपको दोनों हिस्से यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे कि कैसे जो कॉलोनियल पीरियड की शुरुआत थी तब हमारा पीजेंट मूवमेंट हुआ करती थी, जो काइंड ऑफ आइसोलेटेड थी, कोई बहुत बड़ा लीडर हम लोगों को देखने को नहीं मिलता था, या जो मूवमेंट थी उसके कोई ट्रेसेस नहीं रहते थे, यानी कि कोई इंस्पिरेशन या इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट हम लोगों को आने वाले टाइम पे उस स्पेसिफिक एरिया में नहीं देखने को मिलता था। और कैसे जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, स्पेशली जब 20वीं सेंचुरी की हम लोग बात करेंगे, या 20वीं सेंचुरी में जब गांधीयन इरा की शुरुआत होगी, यानी कि महात्मा गांधी आ चुके थे और फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो चुकी थी, तब यही जो पीसेंट मूवमेंट जो पहले लोकलाइज्ड एरिया में हुआ करती थी, पूरे एक एरिया में हो रही है, बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, वही जो है वो नेशनलिस्टिक मूवमेंट में, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स में या तो कन्वर्ट हो जा रही है, या उनसे प्रेरित हो रही है, या उनसे जो है वो प्रभावित हो रही है। तो बेसिकली जो नेचर है उसको आप लोगों ने कंपेयर करना है। पहले अधिकारों वगैरह की जो है वो बहुत ज्यादा बात नहीं हुआ करती थी, धीरे धीरे जो है वो लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि जो मेन कॉज है, पहले उनको लगता था यार सिर्फ हमसे टैक्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्लियर, कि टैक्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो वो रिवोल्ट करते थे कि यार टैक्स कम कर दो। लेकिन बाद में उनको पता लगा कि टैक्स जो है वो मेन जड़ नहीं है इस प्रॉब्लम की, इसकी मेन जड़ है कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल जो है वो जब तक इसको हम इसकी जड़ से नहीं उखाड़ के बाहर फेंकेंगे तब तक टैक्स वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। तो बेसिकली जो नेचर है, लीडर्स जिसमें आ जाएंगे, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, किस स्केल पे जा रहा है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, ये सारा आपको 2 दायरों में जो वो कन्वर्ट करना है। तो 2 फेजेस में अगर आप इसको डिवाइड करते हैं कि पहले कैसा था और कैसे नेचर चेंज हुआ, तो आपका आंसर जो ज्यादा इंपैक्टफुल रहता। इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर मॉडल आंसर को डिटेल में पढ़िएगा। ये बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एड्रेस किया है, ऐसा नहीं है, 2000 लोगों ने तो अच्छा किया है, अच्छा लिखा है, क्लियर? थक गया अब मैं भी। 12th क्या है, डू यू थिंक दैट विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वुड हैव टेकन एन ऑल टुगेदर डिफरेंट पाथ, क्लियर?
तो यहाँ पे आपको दो हिस्सों में अपना आंसर जो है वो ब्रेक करना है, कि यहाँ पे बताना है आपको कि जो अगर एक्सट्रीमिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो उससे क्या होता। तो आप अपने आंसर को कैसे भी लिख सकते हो, आप अपने आंसर को ये लिख सकते हो कि विदाउट एक्सट्रीमिस्ट, क्लियर, क्या होता, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और कंक्लूजन यहाँ पे मस्ट कर देना है। कंक्लूजन में आप लोग ये बता सकते हो कि जो एक्सट्रीमिस्ट है उनका इन जनरल हमारे देश के जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उस पर क्या इंपैक्ट रहा है, क्लियर। या दूसरा आप क्या कर सकते हो उसका, कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बता सकते हो कि क्या है, और दूसरा अगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो हमारे देश में क्या स्थिति होती। तो दोनों तरीके से आप आंसर्स को लिख सकते हो, आपकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आपकी यहाँ पे मर्जी है, क्योंकि दोनों से जो कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एड्रेस हो रहा है। बस आपने ये बताना था कि जो मेन सोल ऑफ द क्वेश्चन थी वो यही थी कि अगर मान लो जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करते तो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो शायद डिफरेंट चलता। शायद महात्मा गांधी को इतना बड़ा जो स्केल के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो अवेयरनेस एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि मॉडरेट्स तो ज्यादा लोगों को जोड़ नहीं पाए थे, जो एक्सट्रीमिस्ट ने स्पेशली स्वदेशी मूवमेंट के दौरान लोगों को अपने साथ जोड़ा, और बाद में वही अवेयरनेस जो महात्मा गांधी के भी काम आई। अगर ऐसा नहीं होता तो महात्मा गांधी जीरो से लोगों को इतना ज्यादा अवेयर नहीं कर सकते थे जितना कहीं ना कहीं अगर एक्सट्रीमिस्ट स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों को नहीं देखने को मिलते। एक्सट्रीमिस्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेता दिया था कि हम लोग जो है वो आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उनको ओपनली एक्सपोज करना एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा ही शुरू किया गया था, जिससे से ज्यादा अवेयरनेस बाद में फैली, और कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट से ही हम लोगों को थोड़ा रेवोल्यूशनरी और कुछ महात्मा गांधी जो है वो भी इन्फ्लुएंस होते हुए देखने को मिले। तो आपको यहाँ पे इफ एंड व्हाट में गेम चलानी है कि ये इन्होंने किया, अगर ये नहीं होता तो ये हो सकता था, क्लियर। जो स्वदेशी थी जो बाद में नॉन कॉपरेशन और सीडीएम में भी मिली, तो स्वदेशी में प्रिपरेशन हो चुकी थी, सबसे पहली बड़ी मूवमेंट थी वो, क्लियर। तो ग्राउंड कहीं ना कहीं जो है वो पहले से अख्तियार हो चुका था बड़े स्केल के या लार्ज स्केल के आंदोलनों के लिए, जिसका फायदा बाद में जो है वो महात्मा गांधी को भी मिला। तो इनका पूरा दायरा, इनके जो देखो कुछ नहीं होता है, इसको सोचना कैसे होता है, इसमें बस ऐसा देखना होता है कि एक्सट्रीमिस्ट ने क्या क्या किया, और अगर वो नहीं होता तो क्या हो सकता था, क्लियर। तो लोग अवेयर नहीं होते तो क्या हो सकता था, आजादी में डिले हो सकता था। लोग अवेयर नहीं होते, महात्मा गांधी के अप्रोचेस शायद इतने जल्दी नहीं समझ पाते, क्लियर। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रेटन नहीं फील करती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कभी ऐसा नहीं लगता कि इंडियंस को जो वो सीरियसली भी लेना है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं तो सूरज स्प्लिट में इतना ज्यादा गड़बड़ करने की जरूरत क्या थी, कि उनको थोड़ा खतरा पैदा होना शुरू हो गया था, स्पेशली आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट, या जब बंगाल पार्टीशन को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। बोलने को तो मॉडरेट्स इस टाइम पे कांग्रेस में, लेकिन लीड जो कर रहे थे वो सारे एक्सट्रीमिस्ट ही कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सर ये मैं ऐसे ही क्वेश्चन की बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे ना जैसे एक्सट्रीमिस्ट मतलब एक पूरा एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर ही उठा दिया है उससे। तो सर यहाँ पे जैसे आप ये बोल सकते हैं जैसे होम रूल लीग नहीं बनता, मतलब जैसे जो तिलक का था है, ये लखनऊ पैक्ट नहीं होता है, 1928 में लाला लाजपत राय की डेथ हुई, उसके बाद ही सौंदर को गोली मारी थी भगत सिंह ने। सर ये सब मतलब थोड़ा उटोपियन आंसर नहीं हुआ था सर, मतलब ऐसे इवेंट पुट होते यार, तो पूछे सवाल ही यूटोपियन है तो आंसर भी यूटोपियन होगा। अगर ये नहीं होते तो क्या होता, तो जी सर। ठीक सर है। फिर तो बड़ा ही ओपन हो जाता है ना क्वेश्चन कि आप कुछ भी लिख सकते हो फिर तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, तभी मैं आगे नहीं गया, मतलब तभी मैं इंडिविजुअल्स पे नहीं गया, कि मैं तिलक पे इंडिविजुअली नहीं गया, तभी मैं लाला लाजपत राय पे इंडिविजुअली नहीं गया, क्योंकि वो हम अगर एक्सट्रीमिज्म को या सॉरी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको अगर हम इंडिविजुअल के साथ डायरेक्टली रिलेट कर देंगे तो शायद वो सही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच के ऊपर आधारित है। तो उसमें लीडर थे वो 3, लेकिन लोग तो मतलब पार्टिसिपेशन तो ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर थी। तो थोड़ा यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सेंसिबल आंसर लिखने के लिए, कि हम इंडिविजुअल्स को इफ एंड व्हाट में ना डालें, ओवरऑल अप्रोच को डालें, वो थोड़ा ज्यादा सेंसिबल आंसर बनता है। ये सर है ना, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये ज्यादा बेटर रहता है। चलो ये नेक्स्ट तो ये हो गया, डिफरेंट क्वेश्चन लिस्ट हो गया नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ, describe the reasons behind the British emerging as the most formidable power in India by the end of 18th century, rising against both the European counterparts and local kingdom। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें एनालिसिस नहीं है, कोई इसमें कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा होता है कि कौन कौन से रीजंस हैं, चाहे उनकी प्रोफेशनल आर्मी है, चाहे प्राइवेट कंट्रोल है, चाहे इंडिया में कमजोर रूलर्स हैं, चाहे उनके जो यूरोपियन काउंटर पार्ट्स हैं वो कहीं और बिजी हैं, चाहे इनके पास ज्यादा मॉडर्न मशीनरी है, जो भी कारण है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आई डोंट थिंक, और ये मैक्सिमम लोगों ने आप में से, मेरे को बहुत कम बच्चे मिले जिन्होंने इसको अच्छा नहीं लिखा था,
ये परफेक्ट आंसर ऑलमोस्ट जो आप लोगों के द्वारा लिखा गया था। Next है, what were the key factors that led to सूरत split in Indian National Congress at the beginning of 20th century? तो सूरत split के जो factors थे उनको आप लोगों ने यहाँ पे लिखना था। तो सूरत split के ना देखिए गलती यहाँ पे आप लोग क्या गलती करते हो बस वो मैं बता देता हूँ, बाकी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों की गलती क्या है कि आप सिर्फ 1907 जब सूरत स्प्लिट हुई तो आपका आंसर जो है वो सिर्फ उसी के दायरे में घूम रहा है कि 1907 में क्या क्या हुआ, लेकिन आपसे पूछा गया कि कौन कौन से फैक्टर्स जो थे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो उसके लिए फैक्टर्स जो थे वो चाहे आपके स्वदेशी मूवमेंट थी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में डिस्प्यूट तो पहले से होना शुरू हो गया था। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च तो कर दी थी अंडर द प्रेशर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट बाय द मॉडरेट्स, लेकिन वो उस तरीके से चला नहीं रहे थे जिस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे। तो वहां से जो वो धीरे धीरे इनके बीच में जो द्वेष है वो पड़ना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ जो कलकत्ता सेशन था वहां पे एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रांगली चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस का लीडर बनाया जाए, लेकिन दादा भाई नेहरू जी को बनाया गया। तो वहां पे थोड़ा और फ्यूल कर दिया गया और ज्यादा इनके बीच के जो सेंटिमेंट्स है वो जो है वो एक दूसरे के विपरीत हो गए। जो ब्रिटिश के द्वारा स्ट्रेटेजी अपनाई गई जहां पे उन्होंने मॉडरेट्स को जो है वो अकोमोडेट करना शुरू कर दिया और एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ हाई हैंडेडनेस जो है वो दिखाने शुरू कर दी, दोनों के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार कर दी, वो भी सूरत स्प्लिट का जो कहीं ना कहीं कारण बना। और उसके साथ जो सूरत सेशन के दौरान प्रॉपर वायलेंस हो रही थी जो आपके आंसर में देखने को मिल रहा था, वो एक वायलेंस हुई जिसके कारण अल्टीमेटली सूरत स्प्लिट हुआ। तो वो एक फैक्टर हो सकता है, वो मल्टीपल फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो ये भी आंसर जो है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो अगेन थॉट प्रोसेस वही है कि थोड़ा पीछे लेके जाओ चीजों को कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ये भी आ सकता है कि जो मॉडरेट्स हैं, मॉडरेट्स के ऊपर भी हम यहाँ पे एक चीज डाल सकते हैं कि मॉडरेट जो थे वो बहुत ही ज्यादा हम्बल थे टुवर्ड द ब्रिटिश। वो ब्रिटिश के ओपनली किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं किया करते थे, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसका कारण शायद ये भी था कि जो मासेस थे, जो लोग थे, उनको अंडरस्टैंड करने में मॉडरेट जो थे वो सक्षम नहीं थे, जिसको और एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको थोड़ा आइडिया लग गया था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेशर क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए जो है वो लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। जो अगेन जो उनकी बेसिक फिलोसफी ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड द मूवमेंट थी, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता था। तो पॉइंट्स तो जितने मर्जी बना लो, बस आपने पीछे मुड़ के देखना है फिर अच्छे कि कौन कौन से रीजंस जो हैं वो थे। क्लियर? तो इन सारे फैक्टर्स में जो है या इन सारे के सारे फैक्टर्स को जो अगर आप अपने आंसर के अंदर एकोमोडेट करोगे तो आई थिंक आपका आंसर जो है वो बेटर हो जाएगा। क्लियर? चाहे इनके बीच में वर्बल ड्यूअल था, यानी कि भाषा से एक दूसरे को ओपनली मतलब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो यूज किया करते थे, क्लियर, एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे, तभी अल्टीमेटली जो है वो वायलेंस हुई वहां पर, पुलिस को उठा के जो है एक्सट्रीमिस्ट को जेल में डालना पड़ा और उसके बाद की कहानी जो है आप लोगों को पता ही है। तो फैक्टर्स में थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सोचिए, आप लोग जो है वो थोड़ा नैरो कर देते हैं चीज को, सिर्फ एक साल में 1907 ही सोच रहे हो, उससे पीछे सोचिए कि क्या क्या घटना घटित हुई। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हुए जो बेसिक फ्लॉ था आपका वो ये था। डन? अब ये सवाल देख लीजिए, यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको आंसर एक बार फिर चेक कर लेना क्योंकि इसको भी चेंज किया गया है। ये है डिस्क्राइब द इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज ए मास लीडर ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो पहला हिस्सा आपके क्वेश्चन का ये है, ध्यान रखो 20 नंबर का सवाल है तो दो हिस्सों में टूटा हुआ है ये। सेकंड है हाउ डिड गांधी जी डेमोन्स्ट्रेट टू पीपल दी एफिकेसी ऑफ हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह थ्रू चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। ये दूसरा हिस्सा है। तो पहले हिस्से में आप लोगों ने जो महात्मा गांधी एक मास लीडर बने साउथ अफ्रीका में, उनकी पूरी जर्नी के बारे में बताना था कि कौन कौन से स्टेप्स जो उनके द्वारा लिए गए। जब महात्मा गांधी की पूरी जर्नी को हम साउथ अफ्रीका में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भी दो अप्रोचेस अख्तियार की थी। पहले मॉडरेट अप्रोच थी उनकी, फिर एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच थी, और एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच में उनकी जो प्रॉपर जो स्ट्रॉन्ग सत्याग्रह थे या सत्याग्रह जो उसको प्रॉपरली महात्मा गांधी के द्वारा जो वो यूज किया गया था। तो चाहे जो बिल्स थे या उनके द्वारा फार्म्स ओपन किए गए, जिसने धीरे धीरे जो उनको एक्नॉलेज किया, बोयर वॉर में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था जहां पे ब्रिटिश मीडिया ने उनको बहुत ज्यादा जो है वो उनको प्रेज किया, क्लियर, और उसके साथ साथ जब उन्होंने काफी बिल्स को वापस करने में हेल्प कर दी तो वो वहां तो पॉपुलर हुए, इंटरनेशनल मीडिया में पॉपुलर तो हुए, उसके साथ साथ वो हिंदुस्तान में इंडिया आने से पहले ही पॉपुलर हो चुके थे। तो वो एक लीडर के रूप में उनको हिंदुस्तान में आके काम करना थोड़ा सा आसान था, क्योंकि सबको पता था कि यार इसने 20 साल 15-20 साल वहां पे रह के जो है वो उसी कॉलोनियल पावर के छक्के छुड़ा दिए थे जो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो रूल कर रही है। तो आपको वो प्रॉपर जो मास लीडर क्यों बने, मतलब फैक्ट्स के साथ साथ वो मास लीडर क्यों बने, कैसे लोगों में एक्सेप्टेंस उनकी आई, वो सारे एस्पेक्ट्स जो वो यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। चाहे उनका जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेटल ऑर्गेनाइजेशन है, फिनिक्स सेटलमेंट है, टॉल्स्टाई फार्म है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल की क्रिटिसिज्म है, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स है वो आपके आंसर के अंदर आने चाहिए। बहुत कम बच्चों ने इतना इंपैक्टफुल आंसर जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो पहला हिस्सा जिसपे आप 50% टाइम डिवोट करोगे। दूसरे हिस्से में जो आपने गलतियां की मैं वो बताता हूं।
हाउ डिड महात्मा गांधी डेमोन्स्ट्रेट टू द पीपल द एफिकेसी ऑफ हिज टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह। तो हमें पता है सत्याग्रह में उसकी नॉन वायलेंस जो है और जो ट्रुथ है, क्लियर, ये सारी की सारी चीजें जब उनके सत्याग्रह का हिस्सा मानी जाती थी। फास्टिंग है, क्लियर, और भी अलग अलग एस्पेक्ट जब हम इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट में दो ही चीजें आती है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आपने बस ये बताया कि भाई सत्याग्रह किया इन्होंने चंपारण में, अहमदाबाद में और खेड़ा में, क्लियर, लेकिन वहां पे ये नहीं बताया कि इनकी जो टेक्निक्स थी वो कैसे इफेक्टिव हुई। आपने बस वो बताया कि चंपारण क्यों हुआ, पर वो जो हुआ और उसके बाद वो जो सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ उसका क्या जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट था, या कैसे हमें पता चला कि जहां पे वो पहले तो मान ही नहीं रहे थे, अहमदाबाद में भी जो मिल ओनर्स थे कि नहीं हम काम करेंगे, लेकिन जब उन्होंने फास्टिंग करनी शुरू की तो स्पेसिफिक टाइम पे जब उनको मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी, क्लियर। चंपारण में नहीं मान रहे थे पहले टैक्सेस के ऊपर, लेकिन बाद में मान गई, क्लियर। ये तीन कथीय सिस्टम जो भी स्पेसिफिक टाइम पे चल रहा था। तो आपको एफिकेसी जो इफेक्टिवनेस है, ये तो लिखना ही है कि क्या हुआ और कैसे वो सक्सेसफुल हुए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूर कंक्लूड करना है कि महात्मा गांधी जो है उनकी जो टेक्निक्स थी वो अलग अलग टेक्निक्स, कई जगह पे एजिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, कई जगहों पे फास्टिंग करने की आवश्यकता पड़ी, कई जगहों पे नहीं पड़ी। तो कैसे उनकी अलग अलग टेक्निक्स जो है वो हम लोगों को अलग अलग मूवमेंट्स में या अलग अलग मूवमेंट्स में हम लोगों को जो है वो उनकी सक्सेस होती हुई देखने को मिली, क्लियर। तो ये आंसर जो है वो आपका थोड़ा सा इसको देख लेना, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स ने एड्रेस किया है। सबने जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखे हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करिए जो आपका आंसर है नन, उसको और ज्यादा इफेक्टिवनेस लेके आने के लिए। चलिए, और लास्ट सवाल सीधा है कि एग्जामिन द मेजर फैक्टर्स। तो आपने यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताना है कि कौन कौन सी पॉलिसीज थी, रियायतवाड़ी था, महालवाड़ी था, ठीक है, क्लियर, या परमानेंट सेटलमेंट्स था। यहाँ पे आपने ये बताना है कि क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने इनको शेप किया। तो आप लोगों ने क्या किया हुआ है, आप लोगों ने सिर्फ इनके बारे में बताया कि ये हैं क्या, लेकिन क्यों परमानेंट सेटलमेंट जो है वो आपको पंजाब में नहीं देखने को मिलती है, क्यों पंजाब तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो आपको बंगाल में ही देखने को मिलती है ना, क्या क्यों रियायतवाड़ी सिस्टम जो है वो आपको जो है वो हम लोगों को सेंट्रल वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स थे वो मिसिंग थे। अगेन यहाँ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आपको शेप देनी थी। कोई यहाँ पे बड़ा ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है कि यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, यहाँ पे हमने कोई बड़ा गहराई में लिखना है। स्ट्रेट सीधी चीजें हैं, इम्पैक्ट हमने असेस करने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे। पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं थे, नेगेटिव इम्पैक्ट ही हम लोगों को इनके रेवेन्यू सिस्टम का देखने को मिलता है। तो इम्पैक्ट्स में जो है वो अगर आप नेगेटिव भी लिखोगे तब भी कोई आपको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, बाकी एक बार इनको जरूर जो है वो रीड करिएगा मॉडल आंसर्स को डिस्कशन के बाद, क्लियर। आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक डिफरेंट इनसाइट जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्लियर। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो अब आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है किसी भी चीज से रिलेटेड, क्लियर, तो हम लोग अब क्वेश्चंस जो है वो पिक कर लेंगे। तो पूछिए आप में से शाबाश, अगर किसी ने कुछ डिस्कस करना है तो सेशन क्लोज करते हैं फिर। चलिए चलिए ठीक है, फिर इस सेशन को जो है वो अपलोड भी कर दिया जाएगा, क्लियर। तो अगर आपने फिर से कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन को एक बार देखना है तो आप लोग वहां से इनको देख सकते हो, ठीक है। फिर आई होप आपका परसों टेस्ट है, पॉलिटी का टेस्ट है, तो आप उसमें होपफुली थोड़ा इंप्रूव करोगे, बेटर करोगे, क्योंकि अब हमें आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे आपने इंप्रूवमेंट किया, कहाँ पे नहीं की है। कुछ जो बेसिक छोटी मोटी बातें थी वो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी की है। तो चलिए मिलते हैं फिर। पॉलिटी का भी कोशिश करूंगा मैं इसी तरीके से एक सेशन कर लूं, ताकि कुछ ऐसे सवाल हैं जहाँ पे आपके थॉट्स रहते हैं कि अच्छा ये सही है या गलत है, अगर वो एड्रेस हो जाए तो फ्यूचर में आप लोगों को एक जो है वो गाइडेंस मिल जाती है कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।